सीटों पर बात करने वाले हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को हमारा जो दलित समुदाय है या फिर जो नवबौद्ध हैं या फिर जो बौद्ध हैं, वो काफ़ी महत्व दे रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का काफ़ी सम्मान करते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। तो ये चर्चा डॉक्टर अम्बेडकर के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। अगर बात हम जातिवाद की करें और उसमें डॉक्टर अम्बेडकर को शामिल ना करें, तो वो मुद्दा पूरा हो ही नहीं सका। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई दुनिया के सबसे पढ़े-लिखे विद्वान व्यक्ति हैं डॉक्टर अम्बेडकर, तो क्यों ना डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रिए से इस चीज़ को समझने की कोशिश किया जाए कि भारत में जातिवाद और उस जनक के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं? वो खुद क्या सोचते हैं? भारत में जातिवाद कैसे पनपा, उसके पीछे कौन लोग शामिल थे, किनका हाथ है जातिवाद में? इस चीज़ को समझने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर से बेहतर और कोई विकल्प हो नहीं सकता। तो आज की स्ट्रीम में हम डॉक्टर अम्बेडकर के शब्द में ही जानेंगे कि जातिवाद कैसे पनपा भारत में। तो चलिए, तो सबसे पहले आज हम जिस बुक को रेफरेंस के तौर पर ले आए हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बुक है जो हम रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं। भारत में जातियाँ, उनकी संरचना, उत्पत्ति और विस्तार। ये डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक है, आप देख पाए होंगे। और आज की स्ट्रीम हमने इसी पुस्तक को आधार बनाया है और इसी पुस्तक को आधार बना के आज के टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं और अपना जो विषय है हम उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मनुवाद क्या है? अक्सर आपने सुना होगा कि मनुवाद शब्द वर्तमान समय में नवोदियों का एक अचूक असर बन गया है। अक्सर नवोद हैं, किसी के ऊपर मनुवादी होने का आरोप लगाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मनुवाद है क्या? किसे कहते हैं मनुवाद? तो ये बड़ा ही स्पष्ट तौर पर आप सबने सबके मुँह से सुना होगा। जितने भी सो कॉल्ड रचना हैं या फिर लेवांडू हैं या फिर ये नबौद हैं या फिर अपने कुछ दलित समाज का मसीहा या चिंतक बताते हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग मुँह में मनुवाद जो है ना वो घुसा रहता है। जो मनुवाद है मुँह में घुसा रहता है। ये कुछ और बोले ना बोले, लेकिन मनुवाद तो ये दिन भर 24 बार बोलेंगे। यानी कि 24 घंटे में 24 बार के मुँह से मनुवाद ज़रूर निकलता है। तो आज हम उसी मनुवाद की बात करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मनुवाद किसे हैं। तो देखिए, मनुवाद का अर्थ होता है कि मनु के बनाए विधान यानी मनुस्मृति पर अमल करने वाला। जो मनुवादी है या जो मनुवाद है, असल में मनु की विचारधारा को फॉलो करने वाले या फिर मनुस्मृति के हिसाब से अपनी दिनचर्या चलाने वाले या उनकी विधा का पालन करने वाले ही मनुवादी कहलाते हैं। और इसी मनुवाद को बड़ी जोर-शोर से हमारे समाज में उठाया जाता है। बात करें डॉक्टर अम्बेडकर की, तो वह भी पूरे जीवन मनुस्मृति की आलोचना करते हैं और गैर सवर्णों को, यानी कि जो लोग सवर्ण नहीं थे, गैर सवर्णों को मनुवाद का एक सुकल्पित डर दिखा करके अपने साथ भीड़ जुटाने का प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि वे मनुस्मृति पर कोई ठीक-ठाक आरोप लगाने में सफल है। अक्सर क्या है कि हमारे जितने भी दलित चिंतक हैं या फिर जो सो कॉल्ड रचना है या फिर लेबंडू हैं या फिर जो बौद्ध हैं, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों का एक एजेंडा होता है कि ये लोग बाबा साहब को सामने रख करके हिंदुओं पर जातिवाद, वंशवाद, छुआछूत इस तरह के तमाम आरोप लगा देते हैं। और उसके बाद से अगर पूछा है क्या रेफरेंस क्या है, तो बाबा साहब ने लिखा अपनी किताब में कि मनुवाद बड़ा अत्याचार करते थे, बड़ा शोषण करते थे, मनुवादी ऐसे थे, मनुवादी वैसे थे, मनुवादी ये कर डालते थे, मनुवादी वो कर डालते थे। तो हमने सोचा भाई जब मनुवादी इतने जाहिल थे, इतने बुरे लोग थे, तो क्यों ना एक डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रिए से ही समझ लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इसीलिए हम डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक जो है, ये हमने पढ़ने की कोशिश की, तो इसमें कुछ और निकल के आया और जो निकल के आया चलिए वो आपके सामने रखते हैं। हालाँकि बात सही है, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो मनुस्मृति के घोर विरोधी थे। यानी कि मनुष्य डॉक्टर अम्बेडकर इतना चिढ़ते थे कि भई उसका कोई सीमा नहीं है। मनुष्य बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती डॉक्टर अम्बेडकर को। और वो किस प्रकार थी, वो भी हम आगे रखेंगे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात सबसे पहले लगती है और वो है डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भी मत दिया है, बिना किसी दाग पेट के निष्पक्ष तौर पर अपनी बात रखने के लिए वो जाने जाते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर हमने उनको पक्षपाती होते हुए भी देखा है। लेकिन मोस्टली मैक्सिमम जगह डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो निष्पक्ष होकर के अपनी बात रखते हुए देखे जाते हैं। जब भी हम इन बहुत सी पुस्तकों को पढ़ते हैं और जब हमने इनके कई सारे पुस्तकों को पढ़ा है, तो इनमें दोनों चीज़ें निकलती हैं। जब बात विशेषतः धर्म पर आती है, यानी कि जब डॉक्टर अम्बेडकर विशेष धर्मों पर लिखते हैं, यानी कि धर्म ग्रंथों पर लिखते हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर कहीं पक्षपात करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर अम्बेडकर सोसाइटी के ऊपर लिखते हों, जैसे सोशल एनवायरनमेंट के बारे में वो कुछ लिख रहे हों, सोसाइटी के बारे में वो कुछ लिख रहे हों, तो वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं, वो निष्पक्ष होकर अपनी बात करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर देखने को मिलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये ये समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का विचार क्या था, खास तौर से मनु को लेकर के। तो अम्बेडकर मनु के इतने विरोधी थे कि वे कहते थे कि मेरे ऊपर मनु का भूत सवार है। क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे ऊपर मनु का भूत सवार है और मैं भली-भाँति जानता हूँ कि मुझे इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने जीते जी उसे उतार सकूँ। और ये बात डॉक्टर अम्बेडकर भारत में जातियाँ पृष्ठ 24 पर करते हैं। ये जो बात कहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि मेरे ऊपर जो है मनु का भूत सवार है और मैं अपने जीते जी इस भूत को उतार नहीं पाऊँगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है और ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए पढ़ के मैं सुना देता हूँ। ये जो मूल चीज़ है, ये उसी पुस्तक का स्क्रीनशॉट ने लिया हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को उस चीज़ से जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। लिखते हैं कि ये सोचा नहीं जा सकता कि जाति विज्ञान कोई प्रदत्त वस्तु थी। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनु ऐसे विधि निर्माण के बाद जीवित रह सकते थे। वो ये कहते हैं कि अगर हम मान के चलें कि जो जातिवाद है या जो वर्णवाद है, ये छुआछूत जैसी कोई चीज़ें हैं, अगर इसका पूरा कड़ा धरा हम मनु माने तो क्या होगा? उस पर वो लिखते हैं, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनु ऐसे विधि निर्माण के बाद जीवित रहते थे। क्योंकि ऐसा कौन-सा वर्ग हो सकता है जो किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित विधान के कारण पतिता व्यवस्था को पहुँच जीवन व्यतीत कर स्वीकार करे और दूसरा गगनचुंबी स्तर पर आसीन हो जाए, जब तक वह इतना घोर अत्याचारी व्यक्ति ना रहा हो कि समस्त जनता को अपने अधीनस्थ करता हो। अब ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई विधान आस्पाट नहीं बना सकता, तत्काल नहीं कर सकता कि एक को सबसे नीचे दबा दिया जाए और एक सबसे ऊपर कर दिया जाए। ऐसा कोई व्यक्ति तभी कर सकता है
जब वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो और उसका पूरी तरह से पूरी सोसाइटी यानी पूरे समाज पर पूरा का पूरा नियंत्रण हो। तो जबरदस्त नियंत्रण होगा तब वो ऐसा कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, तब तक सोचा नहीं जा सकता। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति एकदम अत्याचारी व्यक्ति ना हो, तब तक ऐसी चीज़ कल्पना नहीं जा सकती कि व्यक्ति अपने दम पर एक ऐसा समाज का निर्माण कर ले कि उसमें कोई बहुत ऊपर हो जाए, कोई बहुत नीचे हो जाए। तो फिर लिखते हैं कि उसे इतना अवसर दिया जा सकता है कि पूर्णतः ऐसी अन्यायपूर्ण संस्थाओं को समाज पर लद दे, जिसका सरसरी तौर पर किए गए अवलोकन से भी पता लग सकता है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मैं मनु के प्रति कठोर हूँ। लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं मनु के प्रति कठोर हूँ और मनु से मेरा वैश्विक मतभेद ही है। फिर बोलते हैं लेकिन मैं भली-भाँति जानता हूँ कि मुझमें इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसके भूत को मृत्यु का शिकार बना सकूँ। तो कहने का बात यही है, ऊपर हमने आपको बताया है, उस आप से लिख रहे हैं, मेरे ऊपर मनु का भूत सवार है, मैं भली-भाँति जानता हूँ कि मुझे इतनी क्षमता नहीं कि मैं निजी उसे उतार सकूँ। ठीक है? तो ये स्पष्ट करते हैं मैं भली-भाँति जानता हूँ कि मुझमें इतनी क्षमता नहीं है, मैं उस भूत को मृत्यु का शिकार ना सकूँ। वह एक मृत शरीर आत्मा की भाँति विचरण करता है और आकर्षक है तथा मुझे आशंका है वह अभी दिग्गज बनाएगा। वो ये कहते हैं कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ या मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सरसरी और उसे पता है कि जो भूत है ये दिग्गज बना रहेगा, ये अभी मरेगा, ये खत्म नहीं हुआ। ये डॉक्टर अम्बेडकर अपने इस कोटेशन में लिख रहे हैं और लोग बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जाति धर्म का। तो यहाँ पे ये जो मुख्य टॉपिक था, जो ये कह रहा है कि मेरे मन में भूत सवार है और मैं जीवन पर्यंत इस भूत से छुटकारा नहीं पा सका। अब क्या है भैया, अब इसके बाद कुछ बात ये भी होती है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कई तरह के आरोप भी मनु पर लगाए हुए हैं। उसमें एक आरोप ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर मनु पर आरोप लगाए थे कि मनु ने चारों वर्णों के लिए अलग-अलग दंड विधान बनाए, जो भेदभावपूर्ण था। हालाँकि डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं कह रहे थे कि वह व्यवस्था मनु ने नहीं बनाई है और ना ही ब्राह्मणों के बस की बात थी। यह तो मनु से पूर्व थी, पर मनु ने उसका पोषण किया है। अब यहाँ पे ये चीज़ को बहुत ध्यान देने योग्य है। इस करने का मैं मूल पर्पज़ यही था। अगर आपने सुना होगा जो सो कॉल्ड लिबांडू हैं, जो सो कॉल्ड रेशनल हैं, जो जाति के नाम पर रोड सेकते हैं और जो जाति के नाम पर मलाई चाटते हैं, इन लोगों का कहना ही यही है कि भैया देखो जो जातिवाद है ना मनु ने बनाया था और ब्राह्मणों के कारण जो है जातिवाद फैला और जातिवाद इस देश में होने का कारण ही ब्राह्मण और मनु है। यानी कि मनुस्मृति और ब्राह्मण इन्हीं के कारण जो है भारत में जातिवाद फैला और इन्हीं के कारण जो है जातिवाद इस देश में पनपा। लेकिन भैया यहाँ पे तो डॉक्टर अम्बेडकर साफ कह रहे हैं कि भैया देखो वर्ण व्यवस्था मनु ने नहीं बनाई और ना ही ब्राह्मण के बस की बात थी। यह तो मनु से भी पूर्व थी। मनु ने उसका पोषण ज़रूर किया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस पढ़ बताता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखते हैं। ये देखिए, जाति तो मनु के बहुत पहले से कम थी। लिखते हैं कि जाति तो मनु के बहुत पहले कायम थी। वह इसका समर्थ था, इसलिए उसने उसके विचार दर्शन की रचना की, किंतु यह निश्चय है कि वह वर्तमान हिंदू समाज विधान का संस्थापक नहीं था और न ही वह ऐसा कर सकता था। जाति नियम के संहिताकरण और जाति धर्म का उपदेश देने के बाद उसका कार्य जो है वो समाप्त हो गया। जाति व्यवस्था का प्रसार और विकास तो एक बहुत ही विशाल कार्य था, जिसको कोई एक व्यक्ति या वर्ग अपनी शक्ति या चातुर्य से पूर्ण नहीं कर सकता था। डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि ये जो जातिवाद जैसी जो संरचना है या वर्णवाद या वर्ण वर्ण व्यवस्था जैसी ये संरचना या जातिवाद जैसी संरचना है, जो सामाजिक पृष्ठभूमि में ये दिखने जो मिलती है, ये इतना दुष्कर कार्य है कि कोई एक व्यक्ति या उसका पूरा समाज में मिलकर के ये चीज़ समाज पर थोप नहीं सकता। इसको समाज में फैला नहीं सकता है। कैसे परिदृश्य में जैसा कि हम देख पाए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, साफ-साफ कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था का प्रसार और विकास बहुत ही विशाल कार्य था, जिसको कोई एक व्यक्ति या वर्ग अपनी शक्ति या चातुर्य से पूरा नहीं कर सकता था। उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा ही तर्क इस प्रस्तावना पर भी लागू होता है कि ब्राह्मण वर्ग जाति प्रथा का चेत था। कह रहे हैं कि यही बात ब्राह्मणों पर भी लागू होती है। मनु भी अगर मनु को दोष दें कि मनु जो है उन्होंने पूरे वर्ण व्यवस्था का वो किया, वर्ण व्यवस्था बना दी और वर्ण व्यवस्था के अंदर जात बना दी और जातिवाद फैला दिया, तो ये काम मनु भी नहीं कर सकते थे। यानी कि वो मनु भी नहीं मान रहे हैं कि मनु ने ये जातिवाद फैला दिया या वर्ण व्यवस्था फैला दी। उसके बाद ब्राह्मणों के पक्ष में भी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण के बस की बात नहीं थी कि ब्राह्मण ऐसा कर सकते थे। उसके बाद मैं मनु के संबंध में जितना कुछ कहा है, उससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती। मैं इस संबंध में सिर्फ इतना इंगित करना चाहता हूँ कि ऐसा मनु के संबंध में कुछ अधिक कहने का मतलब उसके आगे कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जी, जी। तो यहाँ जो तीसरा पैराग्राफ है हमारा, इसमें साफ-साफ जो है डॉक्टर अम्बेडकर ये इशारा कर उसके माध्यम से कि वर्ण व्यवस्था जो है, वो असल में मनु से पूर्वक है और ये कह देना कि नई वर्ण व्यवस्था जो है वो मनु ने निर्मित की और उस पूरे समाज पे ये थोप दिया। तो भैया ये जो चीज़ है, यहाँ के मनु के बस की बात थी और ना ही ब्राह्मणों के बस की बात। यहाँ के वो ब्राह्मण और मनु को जातिवाद का कारण नहीं मानते, वो कह रहे हैं कि उससे पहले यहाँ पढ़ते हैं, देखिए जाति और मनु ने बहुत पहले जाति और मनु से बहुत पहले कायम थी, साफ-साफ कह रहे हैं। जो जाति है ये मनु से बहुत पहले कायम थी। इसलिए अगर ये कहना कि नहीं जातिवाद मनु से आया या जाति फैली है, जातिवाद जो फैला है वो ब्राह्मणों के कारण फैला है, इन दोनों ही चीज़ों से डॉक्टर अम्बेडकर जो है इनकार करते हैं अपनी पुस्तक में। अब चलिए कुछ और चीज़ हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए इसी किताब के पृष्ठ 25 में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि ब्राह्मण अनेक गलतियाँ करने के दोषी रहे होंगे और उन्होंने ऐसा किया भी होगा, लेकिन जाति व्यवस्था बनाकर उसे गैर ब्राह्मणों पर ला देने की इच्छा नहीं थी। ध्यान देना, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तमाचा है उन लोगों पर जो लोग जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, वंशवाद इस तरह का जो ठीका है वो खास तौर से ब्राह्मणों पर फोड़ देते हैं या मनुओं पर फोड़ देते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने इस लेने के माध्यम इस पुस्तक के माध्यम से ऐसे ब्राह्मणों, ऐसे सो कॉल्ड रैशनल पूतों और ऐसे बेवकूफों के मुँह पे जोरदार तमाचा मारा और वो साफ-साफ कह रहे हैं कि भैया ये ब्राह्मणों के बस की बात ना है। मैं मानता हूँ कि जो ब्राह्मण हैं उन्होंने अनेक गलतियाँ की होंगी, उन्हें अनेक दोष होंगे। लेकिन जाति व्यवस्था बना के उसे गैर ब्राह्मणों की ओर लाद देना, इतनी औकात नहीं थी ब्राह्मणों की। ब्राह्मण इतने मजबूत नहीं थे। ये कौन कह रहा है? ये खुद कह रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। कहाँ? तो अपनी पुस्तक में। पुस्तक कौन-सी है? भारत में जातियाँ।
ये ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि डॉक्टर अम्बेडकर खुद इस बात से इनकार करे कि भैया ब्राह्मणों के बस की ना कि वो जातिवाद बढ़े या उसको गैर ब्राह्मणों के ऊपर लाद दें। ये ब्राह्मणों से ना हो पाएगा। ये किसने कहा? डॉक्टर अम्बेडकर ने, साफ-साफ कहा उन्होंने। अब चलिए इस पुस्तक में भी आपको हम दिखा देते हैं कि लाइन कहाँ पे लिखी हुई है और किस रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी बात को कहा है। देखिए लिख रहा है कि विचार गलत होगा और दुर्भावनापूर्ण होगा। ब्राह्मण अन्य गलतियाँ करने के दोषी रहे हों और मैं कहता हूँ वे ऐसे दोषी थे, लेकिन जातीय व्यवस्था को गैर ब्राह्मणों पर ला सके की उन्हें क्षमता नहीं थी। उन्होंने अपनी तर्कबद्धता से भले ही इस प्रक्रिया को सहायता प्रदान की हो। वो ये कह रहे हैं कि जातिवाद ब्राह्मणों ने बना हो, जातिवाद बढ़कर ब्राह्मण ने गैर ब्राह्मणों पर उसको लाद दिया हो, ये ब्राह्मणों के बस की बात नहीं थी। हाँ, ये मानता हूँ कि ये चीज़ रही होगी और ब्राह्मणों ने उसमें अपनी सहमति ज़रूर जताई होगी या ब्राह्मणों ने इसे अपना मत रखा हुआ है, इसलिए आज में सहायता प्रदान की, इस प्रक्रिया में उन्होंने सहायता ज़रूर प्रदान की होगी। लेकिन ये ब्राह्मणों से निर्मित हुई या फिर ब्राह्मणों ने ही उसकी सोसाइटी पर लाद दिया, यानी कि गैर ब्राह्मणों पर लाद दिया, इस बात से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, वो इनकार कर देते हैं। ये इस लाइन में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था थी, वो मनुष्य पहले थी। तो भैया इसका सोर्स क्या लिया? इस बात को हम कैसे क्लियर करेंगे कि हाँ, जो जाति व्यवस्था थी, वो मनुष्य पहले से ही चली आ रही थी। हमारे एक साथी हैं इन्होंने हमारा मेंबरशिप ज्वाइन किया है, तो इसलिए इनका बहुत-बहुत आभार। और मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना करना चाहूँगा कि थोड़ा-सा वॉइस ओवर के बारे में मुझे कन्फर्म कर दीजिए कि वॉइस वगैरह ठीक तो आ रही है? आप लोगों को सुनने में कोई दिक्कत? कोई साथी एक बार कमेंट करके बता दें कि वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? एक बार मुझे कन्फर्म कर दीजिए साथियों। प्लीज़ एक बार कन्फर्म करें। कोई साथी कमेंट करें। वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। और जो भी साथी सहयोग करना चाहते हैं, वो हम सहयोग कर सकते हैं। माध्यम है हमारे पास यूपीआई के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, फिर आप पर्चे वगैरह के माध्यम में सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि मनु से पहले ही जाति व्यवस्था जो थी, वो सोसाइटी में जो थी, वो व्याप्त थी। इसके लिए मनु और ब्राह्मणों को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब यहाँ देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अम्बेडकर की बात सही थी कि वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में विवश है। पर उन्होंने वर्णानुसार जो दंड विधान बनाया, उसमें तो ब्राह्मणों को ही अधिक दंड देने का प्रावधान किया था। कि मनु के अनुसार ब्राह्मण अधिक बुद्धिमान होता है और यदि बुद्धिमान अपराध करे तो उसे दंड भी अधिक मिलना चाहिए। मनु ने मनुस्मृति 8 337 और 338 में लिखा है कि चोरी करने से पाप लगता है और ये जानने के बाद भी यदि शूद्र चोरी करे तो उससे माल का 8 गुना, वैश्य करे तो 16 गुना, क्षत्रिय करे तो 32 गुना और यदि ब्राह्मण करे तो उसे 64 गुना या 128 गुना दंड देना चाहिए। ध्यान दिएगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मनु थे, जो हमारे सो कॉल्ड ब्रंडू, रैशनल, तथाकथित बुद्धिजीवी, ये लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि जातिवाद जो है वो मनु से आया। ब्राह्मणों ने सोसाइटी पर जातिवाद ला दिया, सबका शोषण किया, 5000 सालों से लगातार जमे शोषण कर रहे हैं और अभी शोषण इस हाल में कर रहे हैं, गले में हांडी और छुआ-छांट बा दिया। ब्राह्मण इतने ज़्यादा शोषक नहीं गए इस देश में। लेकिन भैया इस चीज़ की समीक्षा जब की जा रही है डॉक्टर अम्बेडकर की किताब से, तो डॉक्टर अम्बेडकर तो इस बात से सीरियस खारिज कर दी। तो कह रहे हैं भैया मनु के बस की बात नहीं, ब्राह्मणों के बस की बात नहीं कि वो इतनी बड़ी जाति व्यवस्था को किसी सोसाइटी पर लाद दें, इनकी औकात नहीं थी ऐसी। और फिर अगर हम ये कहें कि नहीं मनु ने शूद्रों का दमन किया है मनुस्मृति के हिसाब से या शूद्रों के ऊपर तमाम तरह के वो नरक चीज़ें जुड़ दी हैं या शूद्रों का किसी तरह से पहाड़ उड़ाया है या उनका शोषण करने का प्रयास किया है उन्होंने और मनुस्मृति में शूद्रों के लिए बहुत ही कठोर नियम बनाए गए हैं और ब्राह्मणों के लिए बहुत ही अच्छे नियम बनाए गए हैं। तो जब इस बात की शिक्षा की जाती है, तो इस बात की शिक्षा करने पे पता ये चलता है कि भई मनुस्मृति में तो ब्राह्मणों को पता है 64 गुना या 128 गुना दंड देना है और सबसे कम दंड देना है चोरी करने के लिए इसको सूद को। शूद्र चोरी करे तो उसको कम से कम दंड देना चाहिए। वैसे करे तो उसको शूद्र से ज़्यादा, क्षत्रिय करे उसको दोनों से ज़्यादा और राम कर ले तो उसको तीनों से ज़्यादा दंड देना है। तो एक बार मैंने हिस्ट्री में सुना था, हमारे एक तथाकथित बाबा जी हैं, वो आजकल बहुत ही दिव्य ज्ञानी हैं और महाज्ञानी हैं, ये बाबा जी हैं। तो ये बाबा जी इसी प्रकरण को उठा कर के ये कहे थे, असल में मनु ने ऐसा इसलिए किया कि मनु नहीं चाहता था कि ब्राह्मण चोर बने। मनु चाहता था कि शूद्र चोर बने, इसीलिए मनु ने शूद्रों के ऊपर चोरी के लिए कम दंड लगाया। इतना वाहियात तर्क दिया उस व्यक्ति ने, ये अपने आप को बाबा के खल में बैठा हुआ व्यक्ति जो है, अपने आप को बाबा कहता है और बाबा के काल में बैठा रहता है। ये व्यक्ति ने इस श्लोक को कोटेशन तो किया, इस श्लोक को सामने रखा, लेकिन यहाँ पे ऐसी चेरी पिकिंग किया, भैया तक अनर्थ ही कर डाला। कह रहा है कि मनु ने जानबूझकर शूद्रों के ऊपर चोरी का कम दंड लगाया, कम दंड होगा तो शूद्र खूब चोरी करेगा, उसकी औलादें बिगड़ जाएँगी, शूद्र बिगड़ जाएगा। और ब्राह्मण चोर ना बने, इसलिए मनु ने ब्राह्मणों के ऊपर सबसे ज़्यादा दंड लगा दिया। लो भैया, अब मनु अच्छा करे तो ही मनु बुरा, अब मनु बुरा करे तो मनु बुरा है ही। लेकिन ये तो बाबा की बात है। ये बाबा लोग जो हैं, ये जितने बाबा लोग हैं, इसी अपने ही करतूतों की वजह से बहुत सारे बाबा लोग हैं, वो जेल का हवा खा रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि 6 बाबा लोगों का नंबर आ ही जाएगा। तो इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबा लोगों का तो ये चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो खुद ही 32 डिग्रियों के स्वामी थे, विदेशों से पढ़ के आए थे। विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा विद्वान व्यक्ति जिनको माना जाता है, उन्होंने तो इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि जाति व्यवस्था या जातिवाद या वर्ण व्यवस्था, ये चीज़ें कहीं से भी मनु के द्वारा निर्मित की गई थी या कहीं से भी इसके ग्राम जिम्मेदार थे।
बाबा साहब तो ब्राह्मणों को भी क्लीन चिट दे दिए और हमलोग को क्लीन चिट दे दिए। वो साफ-साफ कह रहे हैं भैया इसके निर्माता तो जातिवादी जो निर्माता है, ब्राह्मण भी नहीं है और हम लोग भी नहीं है। ये तो इनसे बहुत पहले थी। तो ये बात सही है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो तो सही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम ये मान लें कि इस वर्ण व्यवस्था को मनु ने पोषित और पल्लवित किया, तो मनु ने पोषित पल्लवित अगर किया ही, तो भी मनु में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पूरी सोसाइटी में इसको ला सकें। या ब्राह्मणों में भी इतना दम नहीं था कि वो पूरी सोसाइटी पे इसको ला सकें। इस बात से स्वयं बाबा साहब ही इनकार करते हैं कि ऐसा नहीं होता। और उसके बाद अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि नहीं मनुस्मृति तो भाई शूद्र के लिए बहुत ही खराब थी। तो भैया उसका तो यहाँ पे जवाब मिल गया। भैया अगर ब्राह्मण अगर अपराध करेगा, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो या चोरी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अपराध अपराध हो रहा है। चोरी एक सामान्य प्रक्रिया है जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो चोरी एक सामान्य प्रक्रिया है। तो एक चोरी के लिए अगर ब्राह्मण को 64 गुना या 128 गुना दंड मिल सकता है, तो ब्राह्मण अगर इसके अलावा और कोई अपराध करेगा, तो निश्चित दंड का तो ही प्रावधान होगा। तो हो सकता है कि मनु के जड़ विधान से ब्राह्मणों को कुछ अकल ज़रूर आई हो, लेकिन हो सकता है कि कम सज़ा पाने की वजह से शूद्र को अकल नहीं आई हो, जैसा हमारे पास कह रहे थे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। इसके बाद एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ कि मनु का कथन है कि वन के फल मूल होम के लिए सूखी लकड़ी और गौ को खाने के तृण चारा चुना। मतलब यहाँ पे ये भी स्पष्ट है कि चोरी क्या नहीं आ रहा है, मतलब चोरी में कौन-कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो कह रहे हैं गौ को खिलाने के लिए तृण चारा चुनाना कोई चोरी नहीं है, ठीक है? ये ब्राह्मण यज्ञ कराकर पढ़कर भी देखिए बात है जो ब्राह्मण यज्ञ कराकर ये पढ़कर भी चोर से धन लेने की इच्छा करे, तो वो चोर के समतुल्य है। अब यहाँ पे देखिए, अब कोई ब्राह्मण है, वो यज्ञ करा के या पढ़ा के भी किसी चोर से या कि वो किसी चोर के यहाँ यज्ञ कर ले या किसी चोर के चोर पढ़ाई की कोशिश करे, उसे जो धन ले रहा है, वैसा प्राप्त किया हुआ धन भी जो है ना, वो चोर के समान है और वो ब्राह्मण भी उस चोर के समान है। भाई यहाँ पे तो ब्राह्मणों के लिए कोई बहुत विशेष प्रावधान नहीं है मनुस्मृति में, मनु संदर्भ में। अगर हम ये कह दें नहीं मनु ने ब्राह्मणों के लिए बड़ा अच्छा लिखा, तो अगर मनु अच्छा लिखना होता, तो यहाँ पर चोरी के लिए ब्राह्मण पर कोई सजा नहीं होनी चाहिए थी। भाई ब्राह्मण सब कुछ है, ब्राह्मण से में कुछ चोरी कर ले, तब हम नहीं यहाँ ब्राह्मणों को विशेष फैसिलिटी मिली हुई है, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण चोरी करेगा तो उसको सबसे ज़्यादा दंड मिलेगा। तो ब्राह्मण का पहला ही विकार खत्म, ब्राह्मण तो चोरी नहीं करेगा। किस संदर्भ में कोई ब्राह्मण ये कह सकता है नहीं मनु जी तो हमारे लिए बड़ा अच्छा प्रावधान में आया और ये बात से खुद बाबा साहब ने भी इनकार कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, इस चीज़ को और बाकी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कुछ नौबत जो है वो नौबत कहते हैं वर्ण व्यवस्था क्रमानुसार नहीं थी और वर्णों में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में ठीक इसके विपरीत लिखा है। अब क्या लिखा है? इसी किताब के पृष्ठ 26 डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था वर्ग व्यवस्था जैसी थी। प्रारंभ में सुविदित पुरोहित, सैनिक, व्यवसायी और सेवक 4 वर्ग थे और इसमें योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकते थे। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, असल में वर्ण व्यवस्था ना होकर के वो वर्ग व्यवस्था थी। यानी कि वहाँ पे ऐसा नहीं था कि आप जिस जाति या जिस सोसाइटी में जन्म लिए हैं, आपको वही काम करना है। असल में वर्ण का मतलब ही था वर्ग और वो वर्ग जो था, वो अपने कार्यों के हिसाब से कोई व्यक्ति अपना वर्ग जो है, वो बदल सकता था। यहाँ पे आप तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि प्रारंभ में सुविदित पुरोहित, सैनिक, व्यवसायी और सेवक यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ग थे और इसमें योग्यता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकते थे, यानी वर्ण बदल सकते थे। वैसे मनुस्मृति 1056 में वर्ण परिवर्तन की बात लिखी हुई है। तो जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है उस चीज़ को बाबा साहब भी मान रहे हैं, जिस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब के माध्यम से मुहर लगा दी। अब सवाल ये है कि जब मनुस्मृति और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों ही वर्ण परिवर्तन की बात मानते हैं, तो ये चाहे जो अपने आप को भीमवादी कहते हैं या फिर जो अपने आप को तथाकथित रैशनल कहते हैं, जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं या जो अपने को तथाकथित सो कॉल्ड समझदार कहते हैं, वो लोग इसे इस बात को करते हैं। अब बस तो स्पष्ट पर मान रहे थे। एक तरफ आप कहते हैं हम भीमवादी हैं, हम डॉक्टर भीम अम्बेडकर को मानते हैं। लेकिन अगर आप उनको मानते हैं, अगर आप उनके वादी यानी कि उनकी विचारधाराओं को आत्मसात करने वाले लोग हैं, तो फिर उनकी विचारधारा तो ये कहती थी, भैया प्रारंभ में जिस वर्ण व्यवस्था की बात की जाती है, उसमें कोई भी चीज़ जन्म से निर्धारित नहीं थी। उसमें जो भी चीज़ का निर्धारण किया जाता था, व्यक्ति अपने विशेष कार्यों में योग्यता प्राप्त करने के बाद अपना वर्ग या वर्ण बदल सकता था। चलिए, इस चीज़ को हम इस काम में दिखा देते हैं कि कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, स्पष्ट पर लिखे हैं कि प्रारंभ में ये सच लेना उच्च होगा कि अन्य समाज की भांति हिंदू समाज भी वर्गों द्वारा गठित हुआ था। प्रारंभ के सुविदित माने कि सुविदित वर्ग थे ब्राह्मण या पुरोहित, क्षत्रिय या सैनिक वर्ग, वैश्य व्यापारी वर्ग और शूद्र या शिल्पकार अथवा सेवक वर्ग। इस तरीके को खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिए और ये मूलतः वर्ग व्यवस्था थी। क्या है क्या मूलतः वर्ग व्यवस्था थी। इसमें योग्यता प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकते थे, जैसा कि वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा जाता है और मनुस्मृति 1065 में भी है। ये चीज़ आपको स्पष्ट पर समझने की आवश्यकता है। अब क्या लिखे हैं? इसमें योग्यता प्राप्त करने पर व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकते थे। फतः वर्गों के कमियों में परिवर्तन हो जाया करता था। हिंदू इतिहासकार के किसी अवसर पर पुरोहित वर्ग ने हिंदू संस्था के अन्य जनों से अपने को सामाजिक रूप से विलग कर दिया और समृद्ध घेरे में बंद रहने की नीति अपनाकर स्वयं एक जाति बन गए। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि किसी ज़माने में ऐसा हुआ, लोग ने अपने मतलब प्रारंभ में वैसा ही था, प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था थी, प्रारंभ में जो वर्ग व्यवस्था थी, उससे कोई व्यक्ति अपने काम में निपुणता प्राप्त करने के बाद से उसी वर्ग या उसी वर्ण में गिना जाता है या माना जाता है। लेकिन कालांतर में कभी ऐसा हुआ जो वर्ग व्यवस्था थी वो सीमित हो गई और लोगों ने उसमें अपने आप को संकुचित कर लिया, यानी कि जो व्यक्ति जिस काम को करने लगा उस काम को संकुचित हो गया और उसी नाम से पहचाना जाने लगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब में स्पष्ट तौर कहते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस बात का सिरे से खंडन कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये कहते हैं कि नहीं जाति व्यवस्था शुरू ही हमारे बाबा जी कहते हैं, हमारे सो कॉल्ड बाबा है जो विश्व ज्ञानी जो ब्रह्मांड ज्ञानी बाबा जी हैं, जो सृष्टि में आके कहते हैं नहीं जाति व्यवस्था जनना है,
जन्म से ही जाति व्यवस्था माननी चाहिए। ये सब कुछ जन्म से होता है। अब हमारे प्यारे-प्यारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके मुँह पर तो अपना जोरदार वाला ताचा मार दिया। अब बाबा जी डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात का किस प्रकार खंडन करेंगे? और मैं तो समझता हूँ कि कम से कम ये बाबा जी जो आज का प्रवचन देते हैं, इन बाबा जी तो बहुत ज़्यादा डिग्री है हमारे बाबा साहब के पास। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर असली बाबा और ये जो अपना दुकान खोल के बैठा है स्ट्रीम में, ये नकली बाबा। ये नकली बाबा कहता है कि जाति जो है वो जन्म से निर्धारित होती है। जबकि बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं था। प्रारंभ में जो जाति है, उसमें व्यक्ति सिर्फ़ अपने काम की वजह से अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत हो सकता था और अपनी पहचान बन सकता था। बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर इस चीज़ का खंडन कर दिया है। लेकिन हमारे जो नकली बाबा लोग हैं, इनकी तो बात ही निराली है। इन्हें तो ये हक नहीं है कि मैं 39 पेज दुनिया का ब्रह्म ज्ञान लिख दिया है। मैं दुनिया का सबसे इकलौता बाबा वाला विद्वान हूँ। मेरे से कोई बात करने की मेरे को ना बुला है। अगर कोई मेरे को बुलाएगा तो कुछ करा दूँगा या कुछ कर लूँगा। तो इस तरह की धमकी दी जाती है। तो ये नकली बाबा से मैं कहता हूँ कि आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इन नकली बाबाओं को नहीं, वास्तविक लोगों को अड़िए, खासतौर से उनको अड़िए जिनके नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए, एक और कुतकिन आता है कि नवबुद्ध एक कुतर्क और करते हैं और कहते हैं ब्राह्मणों ने रंग भेद की नीति अपनाई थी। उन्होंने काले मूल निवासियों को अछूत और नीच जाति बनाया तथा गोरे आर्यों को उच्च जाति माना। ठीक है, कहते हैं कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने रंग दे करके यानी किसी को काट दे करके उसको मूल निवासी अछूत बना दिया और किसी को गोरा करके उसको उच्च जाति का मान लिया। नवबुद्धों और वामदेवियों की इस विचारधारा का भी अम्बेडकर ने विरोध किया है और उन्होंने इसे अंग्रेजी चाल बताई है। अम्बेडकर ने इसी किताब पृष्ठ 31 लिखा है कि जाति व्यवस्था जो है कि जाति व्यवस्था पर अनुसंधान करने वालों ने मेरे मत अनुसार अनेक गलतियाँ की हैं। वो कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था पर लेखापोत करते हैं यानी जो जाति व्यवस्था के रिसर्चर बने घूमते थे, उन लोगों ने मेरे हिसाब से इस रिसर्च में तमाम तरह की गलतियाँ की हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें गलत मार्ग अपनाया। जाति व्यवस्था के यूरोपीय अध्ययनकर्ताओं ने इस संबंध में वर्ग यानी कि रंग की भूमिका पर अनावश्यक बल दिया। क्यों रंग की भूमिका पर अनावश्यक बल देंगे? क्योंकि यूरोपीय देशों में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में रंग भेद के शिकार हैं। जैसे कि अभी आप अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट वॉर देखा आपने। तो जो ये यूरोपियन देश के लोग हैं, ये पश्चिमी देश के लोग हैं, उनके यहाँ जो भेदभाव है, उनके यहाँ जो बँटवारा है मानव में या उनके यहाँ जो चीज़ें हैं, उनके यहाँ शक्ल देख के या कि तू कल काला है तो तू मेरे से नीचा है, शक्ल से गोरा है तू मेरे से ऊँचा है। इस तरह की धारणाएँ उनके यहाँ थी। तो अंग्रेज़ों के हक़ में हमारे यहाँ भी इस तरह की धारणा जो है हमारी सोसाइटी में इन्होंने निरूपित करने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने कि भारत में भी हो सकता है कि ऐसी कोई वस्तु कि गोरा हो वो ऊँचा और जो काला हो नीचा हो। जबकि इन अंग्रेज़ों को ये पता ही नहीं था, गधों को ये पता ही नहीं था कि इनके आने से पहले हमारे देश में एक बाप पैदा हुआ था जिसको हम आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं और आचार्य जो चाणक्य थे, वो काले ही थे। अब अंग्रेज़ों को अगर ये पता होता, कम से कम ऐसे बकलोल तो अंग्रेज़ नहीं करे होते। तो अंग्रेज़ जाहिर थे। अंग्रेज़ों के साथ-साथ इस देश में जो जाति और अनुसंधान करने वाले सो कॉल्ड हिस्टोरियन थे, हालाँकि मैं उनको हिस्ट्रिया का शिकार बोलूँगा, लेकिन वो हिस्टोरियन जो थे, ये हिस्टोरियन इतिहासकार जो थे, ये बिल्कुल भी वो भी वही गए खाता थे। मतलब कितने गधे! अंग्रेज़ अपने यहाँ की व्यवस्था, अपने यहाँ रंग-भेद ला करके भारत में डालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे यहाँ सो कॉल्ड इतिहासकार जो है, इस चीज़ पर मोहर मारने की कोशिश कर रहे थे। वो तो भला बाबा साहब था कि बाबा साहब ने इस बात को सिरे से काट दिया। वो कह रहे हैं कि भैया ऐसी चीज़ तो उनके यहाँ थी। हमारे यहाँ नहीं था, तो उन्होंने सरलतापूर्वक ये सोच लिया है कि भारत की जाति व्यवस्था में वर्ग के रंग की भूमिका है। लेकिन इससे अधिक सत्य पर कोई बात नहीं हो सकती। मतलब कि इससे ज़्यादा बकवास कोई बात हो नहीं सकती है, ये बिल्कुल झूठी बात है। भारत में रंग देख के किसी को बड़ा ऊँचा या किसी को छोटा या किसी को छूत माना गया हो, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को सिरे खारिज करते हैं। तो चलिए इस बात की समीक्षा इन्हीं पुस्तक से करते हैं, किस तरह से इन्होंने ऐसी बात कही। लिखा है कि मैं अपनी प्रस्तावना की प्रमुख बातों का उल्लेख करूँगा। जाति व्यवस्था पर अनुसंधान करने वालों ने मेरे मतानुसार अनेक गलतियाँ की हैं, जिसके फलस्वरूप उन्होंने गलत मार्ग अपना लिया। जाति व्यवस्था के यूरोपीय अध्ययनकर्ताओं ने इस संबंध में वर्ण रंग की भूमिका पर अनावश्यक बल दिया है। क्योंकि वे स्वयं रंग-भेद की नीति के शिकार हैं, इसलिए उन्होंने सरलतापूर्वक यह सोच लिया कि भारत की जाति समस्या की उत्पत्ति वर्ण की भूमिका में रही है, लेकिन इससे अधिक सत्य पर और कोई बात नहीं हो सकती। ये स्पष्ट तौर पर अम्बेडकर ने लिखा, यानी रंग-भेद की जो बात थी कि रंग के कारण हमारे देश में किसी के साथ ऊँच-नीच की गई, किसी के साथ भेदभाव किया, इस चीज़ को डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पुस्तक के माध्यम से सीरियस खारिज कर दिया है। तो भैया अब एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि किस तरह से इस देश में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, इस देश में सो कॉल्ड लिबराडू, सो कॉल्ड नेशनल, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, ये जितने लोग हैं, इन लोगों ने जानबूझ के जातिवाद, वंशवाद, वर्गवाद जैसी घृणास्पद सामाजिक कुरीतियों को जानबूझ के हिंदुओं के मत्थे मत दिया। हिंदुओं के मत मरते-मरते मनुस्मृति को इकट्ठे रख दिया, फिर ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए। लेकिन भैया हम कह रहे हैं इसका आधार तो है ही नहीं। इसका कोई आधार नहीं है। इससे कोई दम ही नहीं है। अब दम और आधार इसलिए नहीं है कि अब कोई सो कॉल्ड लिबराडू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा समझदार तो है नहीं। हाँ, अगर वो डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा अपने आप को होशियार समझ रहा है, ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है, तो हाँ, वो इस बात को खंडन करे तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई बाबा साहब से ज़्यादा समझदार नहीं से मैं बाबा साहब से ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, तो भैया मैं साफ-साफ इन्होंने लिखा है, मैं उसको मान रहा हूँ। क्योंकि इसमें बाबा साहब ने कहीं कोई पक्षपात नहीं किया है, निष्पक्ष होकर लिखा है। हाँ, ये अलग बात है, कुछ मुद्दों पर बाबा साहब पक्षपात होकर लिखते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वो पक्षपाती होकर कहाँ लिखे थे बता देता हूँ। जब उन्होंने कुछ धार्मिक ग्रंथों पर वो अपनी आलोचना या समालोचना उन्होंने प्रस्तुत की है, तो वहाँ पे उन्होंने
उन आश्रयों का सहारा लिया, जैसे मूल रेफरेंस को तलाशने की जगह बाबा साहब ने कुछ बाहरी आश्रयों का बाहर चीज़ों का आश्रय लिया, जिसे कहीं-कहीं बाबा साहब का जो नज़रिया है धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, धार्मिक विचारधाराओं को लेकर के वो पक्षपातपूर्ण नज़र आ रहा है। लेकिन ये सोशल एनवायरनमेंट कहा जा रहा है कि बाबा साहब खुद भेदभाव सिखाते थे। तो जो एक खुद भेदभाव का शिकार था, अब वो एक खुद कह रहा है अपने मुँह से कि भैया मैं नहीं मानता कि भारत में जातिवाद, वंशवाद, वर्गवाद या छुआछूत जैसी समस्या जो है वो मनुओं ने या ब्राह्मणों ने सोसाइटी के ऊपर लाद दी। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि ब्राह्मणों या मनुओं में इतनी औकात नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी। तो ओवरऑल ये हमारे आज के इस सिस्टम का मूल टॉपिक था, मूल विषय था। तो हमें स्पष्ट शब्दों में, कम से कम शब्द में और सही से सही तरीके से आपको चीज़ बताने की कोशिश की है। अगर आप लोग को ये हमारा टॉपिक पसंद है, तो आप लोग इस स्ट्रीम को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इस जानकारी को लोगों के पास पहुँचाइए। तो ये हमारे साथ एक नटराज जी बैठ चुके हैं, तो नटराज जी से इस पर ओपिनियन लेते हैं। तो नटराज जी, अभी हमने जो जानकारी दी है और खास तौर से अगर आपने देखा है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने चीज़ लिखी है यहाँ पे कि वो तो मनु और ब्राह्मण को जातिवाद का या फिर ये छूत-छूत या फिर इस तरह की किसी भी चीज़ का जिम्मेदारी नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि ये सब तो उनसे बहुत पहले से है। यानी वर्ण व्यवस्था तो चाहिए और वर्ण व्यवस्था विरोध से ये तो प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का मतलब ही नहीं था। प्रारंभ में तो वर्ण व्यवस्था वह थी जिसमें हम अपने कार्यों को वर्ण कर सकें यानी चुन सकते थे। बाकी विकृति बाद में जो विकृति आई वो सोसाइटी के द्वारा आई, समाज के द्वारा आई। इसलिए हम किसी व्यक्ति से, जाति से या किसी मूल किसी पुस्तक को जिम्मेदार नहीं मानते। तो इस पर आपका क्या कहना है? हेलो। हाँ, ये आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मनु इसलिए जिम्मेदार नहीं है या ब्राह्मण नहीं है, तो ये तो आज भी देखा जाता है। जो भेदभाव है वो असल में मानवीय स्वभाव है। जितनी भी आप मानवीय स्वभाव से संबंधित पुस्तकें देखेंगे तो उनमें ये चीज ये भी आएगी। मानवीय नहीं, ये प्रकृति के हर एक जो जीवों का स्वभाव है। कहीं न कहीं कोई अपनी सीमा बना के रहता है या एक दूसरे से कहीं न कहीं जलन नफरत देखी जाती है। वो जरूरी नहीं कि वो एक जाति के विशेष रूप में हो, वो रंग के विषय में भी हो सकती है, जैसे काला गोरा, या डिग्री के विषय में भी हो सकती है कि भाई ये कलेक्टर है और ये चपरासी है, तो वहाँ भी देख सकते हैं। और इसके अलावा देश विशेष में भी हो सकती है कि ये बिहारी है, ये पंजाबी है, पंजाबी बिहारियों से या बिहारी फिर असम वालों से कुछ इस तरह का हम देख सकते हैं। वहाँ भी हम देख सकते हैं भेदभाव। या फिर भैया अंग्रेज है, ये भारतीय है, या ये वहाँ मद्रासी है, या ये चाइनीज है, या वो नेपाल वाले हैं, ये धोती है, नेपाल वाले चढ़ाते हैं भारत में धोती बोले। इस तरह से कई तरह की चीजें देख सकते हैं। और पशु भी देख सकते हैं कि भाई इस गली का कुत्ता उस गली कुत्ते को नहीं देख सकता। जी, अभी देखिए आपके बगल वाला कुत्ता जो परेशान हो गया है। वो बंदरों से हो गया है वो। जी, अब देखो बंदों से, अब बंद जाति के लोग से भेदभाव कर रहा है, उन्हें देख कब से होके आ रहा है, होके आ रहा है। और ये इसमें इसके अंदर कौन सा मनु और ब्राह्मण घुस गया है, तो उसको सिखा रहा है कि भैया तुमको बर्गर देना है तो खाना है। तो ये देखा जाता है होटल का मालिक है, वो ये अपने जी, उनको मजदूर उनसे वो कहेगा ये मकान बनवा रहा है, वो अपने मजदूरों को बराबर नहीं दिखाना चाहे उसे कम करने वाला व्यक्ति भी किसी की जाता ना हो, यहाँ तक कि जी, शादी वादी के रिश्ते नहीं होगा। तो ये चीज मतलब स्वाभाविक है। ये कहीं ना कहीं वो कुछ लोग होते हैं जो स्वाभाविक बेलियों को तोड़ के इस तरह का भेदभाव मिला सबको साथ ले चल रहे हैं। तो जो जी, हमें इतिहास में धर्म ग्रंथों में मिलता है तो वो इसी का परिणाम है। वो इन्हीं के ये दस्तावेज जो बता रहे हैं किसके सामने से तरह चीज हुई थी और उनमें हमें अच्छा गाड़ी नहीं, देखने को मिलता है। जी ये आपके पीछे वाला जातिवादी कुत्ता है, कुछ चुप रहिए। और मैंने लिंक दे दिया है लोगों को, और अगर कोई व्यक्ति इस पर चर्चा करना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं, या फिर कोई टॉपिक और इसमें जोड़ना चाहते हैं, कोई और जानकारी इसमें रखना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति टॉपिक पर डेट ही करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। मैंने लिंक दे दिया है, आप आ सकते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी हमारे साथ मंगलम जी हैं, तो मैं मंगलम को जोड़ता हूँ। तो मंगलम जी जी, विश्वनाथ स्वागत है जी, जय श्री आपका राम। हमारे इस स्ट्रीम में। जी, जय श्री राम। जी, जय श्री राम, जय श्री राम। सर मैं इसमें पॉइंट व्यू दे रहा हूँ सर। आपका जैसे जातिवाद जी, का टॉपिक है और स्ट्रीम का बहुत बढ़िया है। तो मेरा ये कहना है कि जो जय भीम कहते हैं, साथ ही साथ जय मीम भी कहते हैं, इन्हें बाबा साहब शायद लेखी से कुछ पता नहीं है, या फिर सर इन्हें पता होकर भी ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि ऐसी एसटी मुस्लिम वर्ग को एक साथ आकर हमारा जो हिंदू धर्म है उसको सत्य की तरफ तोड़ना चाहते हैं। तो इस पर आपकी क्या बात है सर, बताएं। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, इनका एजेंडा तो कुछ ना कुछ तो है ही, बिना एजेंडे के ये काम हो ही रहा। क्योंकि जी अगर हम जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो ये जो भी समस्या है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है, इसको सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। अब अगर कोई इसको धार्मिक प्रॉब्लम आ रहा है, अरे भैया म्यूट कर दीजिए आप लोग, जो लेते हैं इसका मतलब म्यूट ही कर दें। अगर कोई व्यक्ति इसको धर्म ग्रंथ की देह मानता है, या कोई व्यक्ति इसको किसी धर्म से जोड़ देखता है, या किसी जाति समुदाय किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ के देखता है, तो ये बात तर्कपूर्ण लगती है कि महज कुछ 100 ब्राह्मण जो है, यानी कि कुछ 100 जो आ रहे हैं, कह के लिखा जाता है 1500 जो आ रहे हैं, वो यूरेशिया घोड़े पर चढ़ के आए चमचमाती हुई तलवार लेकर के। ठीक है? अब हम तो ये सुने हैं, या हम तो ये देखे हैं, ब्राह्मण जो पहले थे, वो हाथ में कमंडल रखते थे और एक छोटा-सा लंगोटा बाँध लेते थे और एक एक जनेऊ लटका लेते थे। कुल मिला-जुला के इनके पास इतना ही वस्त्र और हथियार होता था। एक कमंडल, एक लंगोटा और भैया एक यज्ञ पवित्र। इसके अलावा
हमें या अपने पूर्व ब्राह्मणों में इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ देखी नहीं है। लेकिन इस सो कॉल्ड जो लिब्रांडो जो रचना है, इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई किया। इन्होंने कहा हुँ, कि ब्राह्मण जो है वो यूरेशिया से चमचमाती हुई तलवार लहराते हुए घोड़े पर चढ़कर के और भारत में आए और भारत में आकर के यहाँ के जो सो कॉल्ड जो मूल निवासी थे, जी, जो कि सिंध सिविलाइजेशन में भागते थे, बड़े शांतिप्रिय लोग थे, बैलगाय रखते थे, ठीक है? किसी को मारते काटते नहीं थे, बड़ी शांतिप्रिय लोग थे और गौतम बुद्ध जी यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले वो लोग थे। अब ब्राह्मण यूरेशिया से आता है चमचमती हुई तलवार लेके और यहाँ के सिंध सिविलाइजेशन पे हमला कर देता है। यहाँ के सारे शांतिप्रिय मूल निवासी जो कि मूलतः बौद्ध थे, उनको कुट कर हुँ, देता है। एक इनका इतिहासकार जिसका नाम विलास खारत है, वो तो लिखता है कि राम हथौड़ा ले आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों के सर पे मार के उनकी खोपड़ी फोड़ दी था। यानी कि राम हथौड़ा लेके आते थे और यहाँ के मूल निवासियों के सर पे मारते और उसमें छेद हो जाता था। जो कुछ नरकंकाल मिले थे, तो कुछ नरकंकाल के मुंडे छेद था। तो उस पर सभी विलास खारत ने कहानी गढ़ दी कि जो जी, आए थे वो हथौड़ा ले आए, यानी कि उनको ट्राई उनको खोपड़ी तोड़ा कहते हैं। खोपड़ी तोड़ा जो है, जैसे आपने मुँहचौवा देखा होगा, आपने कटवा देखा होगा, आपने बालकवा देखा होगा, तो उस चूड़ी ज़माने मार में सिर फोड़वा आया था। हाँ, सिर फोड़वा आया था। कहाँ से? यूरेशिया से। तो ये आर्य और ब्राह्मण के रूप में सिर फोड़वा आया, तलवार के साथ-साथ हथौड़ा ले लिया और यहाँ के मूल निवासियों के मुंड में हथौड़ा मार के उनके सिर में छेद कर देता है। तो यह इतना जालिम था। हुँ, लेकिन सर सवाल इस ये पर है मैं कि बात रख दूँ। जी। जी, सर इस बात रख दूँ कि इन्हें सर वैचारिक आतंकवादी कहना ठीक होगा क्योंकि सर आप देखिए, ये पेरियार के बारे में बताता हूँ। ये पेरियार जो है साउथ इंडियन ब्राह्मण की जेनोसाइड की मांग कर रहा था, ऐसे फीचर दे रहा था रैशनैलिटी के नाम पे। इसने द्रविडियन मूवमेंट स्टार्ट किया सर, भारत को तोड़ने का मूवमेंट था। द्रविड़ नाडु नाम का देश माना जाता है, इफ यू नो दैट। एंड हुँ, यही चीज़ मैं झन्नी सबके स्ट्रीम में गया था, मैं बात भी कर रहा था। तो ये बात जहाँ मैं ये पहला क्वेश्चन यही पूछा बता रहा था, तो झन्नी साहब सर इस बात नहीं की, कूद गए। और कूद के बाद ही शंकराचार्य पहुँच गए। फिर उसी पे 20-25 मिनट उससे बात करके मुझे हटा दिया, बैन कर दिया। नहीं, वो बैन ये कर कहने देते लगे हैं। होंगे आदि शंकराचार्य तो जी, बौद्धों का नरसंहार किया था। लेकिन अगर आपसे कोई हाँ, कहे कि आदि शंकराचार्य ने बौद्ध का नरसंहार किया था, तो भैया उसको कहिए कि बेटा कम से कम राहुल साकेत जो कि खुद एक बौद्ध थे, उनकी किताब बुद्धरिया पढ़े थे। वो इस बात से खारिज कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने कुछ किया ही नहीं। कोई बौद्ध का जेनोसाइड शंकराचार्य के काल में नहीं हुआ। और इस पर बड़े ही महत्वपूर्ण तर्क दे रहे हैं। राहुल साकेत हैं। राहुल साकेत हाँ, हैं जिनको बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो चाइना जाकर के और गधे और बौद्ध ग्रंथों को लाकर लाए थे और यहाँ पे हुँ, अनुवाद किए, तब जाके इन जैसे ग्रहों को जो बौद्ध ग्रंथों के बारे में पढ़ने को मिल पा रहा है। कम हुँ, से कम इनको उनकी बात माननी चाहिए ना। हो सकता तो है वही ना साफ सर। साफ इस बात से साफ-साफ बात स्वीकार कर रहे हैं कि शंकराचार्य के कारण किसी भी बौद्ध का कोई जेनोसाइड हुआ हो। वही बात बिल्कुल इनकार कर देते हैं। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकार कर दिया कि जातिवाद जो है वो मौर्य या ब्राह्मणों के कारण फैली, इसके हाँ, जिम्मेदार और मौर्य या ब्राह्मण थे। आर्यन विजन हाँ, तो आर्यन जहाँ रिलीजन हैरिस को भी बस साफ कट करते जाता है। हैं। बिल्कुल। बाबा साहब तो इस चीज़ को भी इनकार करते हैं ना, कोई आर्यन रिलीजन हुआ था। लेकिन ये बाबा साहब की आड़ में ये जो सोसाइटी में जो कलह घोल रहे हैं, जो जहर घोल रहे हैं, ये जो जी, तथाकथित रैशनल बन करके या फिर बुद्धिजीवी बन करके या फिर सो कॉल्ड लोग बन करके सो कॉल्ड राजनीतिक पॉलिटिशियन जो भी बना है ये लोग, नौटंकी जितनी इनकी हर हाल भैया, लेकिन इनके अंदर सच्चाई नहीं है ना। सच्चाई तब मिलेगी आप जब आप सच्चाई इनको नहीं पढ़ेंगे सर। पढ़िएगा। हुँ, क्योंकि सर जैसे ये आपसे पूछा हमसे था भैया हाँ, आर्यन रीजन पर और वो कूद के चले कहाँ पे? भैया ये बताओ यहाँ क्यों हुआ? मैं आपको जोड़ के हाँ, वो समझाना उधर है। बहुत है। जी हाँ, मैट्रिक्स सब नाम से गया था, वो पहचान तो नहीं पा रहा था। पहला चीज़ बोला, पहला हुँ, शब्द बोला पहचान गया, हुँ, अरे मंगलम उपाध्याय। तो हुँ। उसी फिर पहचान गया, बोला कि आप आपका भेद परिवर्तन कैसे हुआ? फिर अरे सज्जन उसको समाज की उसको लगा बताया। होगा नहीं उसको लगा होगा कि अरे उसको लगा अरे जीजा ही आ गए, तब इतना कुछ हुआ। हाँ, हाँ, वही तो सर। तो मैं सत्यानंद महाराज जहाँ हमने बताया, तो बाद में बोला कि अच्छा, अच्छा। हाँ, फिर दूसरा चीज़ पे बात करने लगा, बोला कि तीसरे चैनल का नाम ना लें। बहुत सिलेक्टिव आदमी है, 5 बार तो म्यूट किया था उसने। इतना दुष्ट इंसान है वो। सुना ही नहीं सर, फिर बैन कर दिया। और फिर नहीं देखिए अब ये तीसरी आईडी जाना पड़ेगा। जी, नहीं जाते रहिए आप लोग कि हमारा काम है अपनी बात को रखना। जैसे आप मेरे यहाँ अपना बात आप आके रखते हैं, मैं नहीं म्यूट कर रहा हूँ। चाहे कोई मेरे पक्ष में बोले, चाहे विपक्ष में बोले। जब हम बिल्कुल सर। सुनेंगे नहीं तो हम कैसे उत्तर देंगे? जब हम आपको सुनेंगे नहीं, आपके सवाल ही मुझे नहीं बता रहेंगे, नहीं तो आपका सवाल कोई और लेके मेरे पास आएगा। तो हम अंदर जाएँगे और आप सवाल सुन नहीं रहेंगे और आज सुन लिया आप सवाल, तो हम उस पर नहीं आएगा तो हम उसको कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन होता ये है कि हम सवाल से इतना भागते हैं कि सुना नहीं चाहते और जहाँ हमारी सुनने की क्षमता बंद हो जाएगी, वहाँ पे फिर हम बोलने की क्षमता भी नहीं रख पाएँगे। तो गलती कर रहे हैं अगर अपने लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं या फिर जो सवाल लोग रख रहे हैं, अगर उन सवालों से भाग रहे हैं। हालाँकि उनका काम नहीं है, शुरू से मैं उसको जानता हूँ, बहुत ही नंबर फटू आदमी है। मैं शुरू से ही बिल्कुल। कहता था ये व्यक्ति कभी भी आपके सवालों को नहीं लेगा। जो वैलिड क्वेश्चन होंगे उनको कभी नहीं लेगा। बार-बार निकाल देना, बार-बार हटा देना, यही उसका काम है। कोई भी अगर आपको और क्वेश्चन कोई बात सवाल आप पूछा रखना चाह सर। रहे हैं मंगलम जी रखिए तो हुँ, जी, जी, आखिरी बात हुँ, फिर तो बहुत बात। हाँ, कोई भी यहाँ आएगा सर, तो वो आपसे हुँ। गाड़ी में बैठाने कि आप आत्मा में मानते हैं, आप इसमें ईश्वर में मानते हैं। अरे भाई तुम सुनो तो सामने वाला क्या कह रहा है। आप अपने गाड़ी में बैठा के उसको घूम रहे हैं, दूसरे के साथ तो चल के देखो। ऐसा इन बाइसनेस है। नहीं, हम कह रहे हैं कि हम आत्मा मानते हैं, हम ईश्वर मानते हैं, इससे आपको क्यों ये चीज़ हो रही है? अरे आप ये बताइए कि आपके गौतम बुद्ध आत्मा नहीं मानते थे, आपके गौतम बुद्ध ईश्वर नहीं मानते, तो स्वर्ग में फाइट कैसे वो करते थे? स्वर्ग में मम्मी को उपदेश कैसे दिया करते थे? उसके बाद से अब आत्मा नहीं होती तो भूत आप लोगों को छेड़े कैसे थे? हैं? वही ना, वही सवाल मम्मी मेरा है ना, खुद तो कर ये दिया। आप बताइए ना कि जब था नहीं तो कैसे इनसे मुलाकात होती है? तो कोई यही कोई चीज़ है। ठीक राजनीति है नहीं मतलब करता। जी, अरे रैशनैलिटी जी, उनके अंदर है ही नहीं। चलिए, कुछ और लोगों भी मैं जोड़ता हूँ, आप बने रहिएगा और सुनते रहिए जी, अगर कोई आवश्यकता हो तो ज़रूर जुड़िए आप। जी।
तो अभी हमारे साथ विभीषण जी जुड़ रहे हैं, विभीषण नाइक। तो विभीषण जी नमस्ते। नमस्ते, आवाज आ रही क्या सर? हेलो, जी आ रही है सर। जी आ रही है। आ रही ना सर? जी हेलो, हाँ सर, आ रही है आपकी हेलो। आवाज़, सुन पा रहा हूँ, बोलिए बोलिए सर, सुन पा रहा हूँ। अच्छा सर, आपने जो बताया है भाषा का होके हुँ, हेलो, हाँ सर, बोलिए बोल रहा हूँ। आपने जैसे बोला है उसमें जातिवाद तीखा मौसमी अच्छा है, उसमें अल्लाह क्यों? क्या लाया है? मौसमी 27 को जलाया था जो नहीं, ये बात तो आपको 1927 बाबा साहब से पूछनी चाहिए ना, ये बात नहीं, आपको नहीं बाबा साहब जलाया से था पूछनी ना, ये चाहिए। तो लिखित ये है। बात हेलो, मेरे से हेलो क्यों सर, पूछा कि जाया क्यों था? नहीं, नहीं, नहीं मेरी बात यही सुनिए, आप मेरी बात सर सुनिए, ये नाइक जी, बहुत नाइक जी, है। नाइक जी मेरी बात सुनिए। नाइक जी, अगर आप पे सवाल कर रहे हैं, तो मैं उत्तर दे रहा हाँ, हूँ। जी, सुनने की क्षमता रखिए। जी, आप सवाल यही है ना कि जैसा कि आप बता रहे हैं, इस पुस्तक के रेफरेंस आप बताएँ आपको कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है, वो मनुस्मृति, ये ब्राह्मणों को जातिवाद का कारण नहीं मानते थे। ठीक है, जी, ये पुस्तक इस बात को कह रही है, जैसा कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक ही आपको ये बताया है। दूसरा आप कह रहे हैं, अरे ये बात सही है, फिर बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला क्यों दिया? तो भैया हाँ, अब ये बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया क्यों? इसका सही उत्तर बाबा साहब दे सकते हैं ना, क्योंकि अब मैं तो ऐसा मनुस्मृति है जलाया नहीं मैंने। अभी, तो मैं तो अभी आपको है टिकट नहीं। कटाना चाहिए बाबा साहब के पास का। नहीं, आप एक काम नहीं, करिए, हाँ, अच्छा, आप अच्छा, थोड़ा-सा ठीक, धैर्य मुझे रखिए। छोड़िए। नहीं, सुन लीजिए, एक मिनट, मेरी बात। एक मिनट। थोड़ा-सा धैर्य हाँ, रखिए। अरे नाइक जी, हाँ, नाइक जी, हमारे यहाँ जब कोई बेटा आता है, तो उसको हल्ला नहीं मचाना चाहिए। हम बहुत प्यार से बात नहीं, करते हैं, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप एक काम करिए, थोड़ा-सा धैर्य रखिए, ठीक है? थोड़ा समय होगा, हो सकता है आपने कुछ समय कुछ लेट हो, तो जैसे ही आपका टिकट कटेगा, तो आप फ़ौरन ये सवाल वहाँ जाके करिएगा। बाबा साहब अपने एक किताब में तो भाई कहा कि मनुस्मृति में कोई दोष नहीं था। फिर दूसरी जगह आप मनुस्मृति क्यों जा रहे थे? तो इसका उत्तर बाबा साहब ही आपको सही तरीके से दे पाएँगे। क्योंकि अभी इस स्ट्रीम में मैंने जितना भी बात बोला है ना, नाइक जी, वो बात मैंने अपने वजह से नहीं बोली है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई मनगढ़ंत बात बोली है। मैंने बाबा साहब ने जो बोला है, मैंने उसको बोला है। जो बाबा साहब ने बोला वो मैंने बता दिया। अब बाबा साहब ने जो किया वो आपने बता दिया। तो बाबा साहब ऐसा क्यों किए, इसका सबसे बढ़िया उत्तर बाबा साहब ही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। तो थोड़ा इंतज़ार बताने के बाद करिए, मिलेगा थोड़ा आपसे। वेट करिए। हाँ, जब बाबा साहब जब आप मिलिएगा ना, तो ये बात तुमसे पूछिएगा कि बाबा साहब आपने ऐसा क्यों ठीक, किया? ठीक। जी, आपको और कुछ कोई सवाल? है, हाँ, हाँ, है ना, पूछिए। सवाल है, मेरे थोड़ा टाइम देंगे तो हाँ, बिल्कुल, बताओ। बिल्कुल। अरे! बिल्कुल। नहीं, क्या क्या है मालूम है, इंसान की तरफ अपन व्यवहार करके बात करते तो बात करना नहीं है तो तो मैं नहीं तो बात व्यावहारिक होगी। से ही बात कर रहा हूँ, मैं कौन-सा ठल्ले नहीं बैठा दे हूँ। रहा, आपने भेज दिया मेरे को बहुत लंबा, तो ऐसा नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, बोल के तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, वो आपकी भाषा है। अच्छा एक बात नहीं सर, बताइए। नहीं, हाँ, आप रुक जाइए, सुनिए। आप थोड़ा रुक जाइए। मैंने आपको कुछ भी लंबा नहीं बोला है, क्योंकि मैं बताऊँ, नहीं, अगर ठीक कोई है। जैसे आप मुझसे ये पूछें नहीं, आप मुझसे ये पूछें कि मनु तो एक जगह लिख रहे हैं कि भाई जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ ईश्वर निवास करते हैं, और फिर मनुस्मृति में ही नारियों के बारे में उल्टा-सीधा लिखा हुआ है। अगर ये सवाल आप मुझसे करते तो मैं भी ये कहता, जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं मनु जी से सवाल ज़रूर पूछूँगा। भाई मनु जी की बात आई है, एक तरफ आप ईश्वर की पूजा करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके बारे में उल्टा-सीधा लिख रहे हैं। एक ही आदमी ये दोनों काम कैसे कर सकता है? अगर ये इस तरह के दोनों काम अगर एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो निसंदेह उसमें कोई बात सच है और कोई बात गलत है। तो इसका सही उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है जो उस ज़िम्मेदार माना गया है। हाँ, तो ये बात मेरे ऊपर छोड़िए। भी लागू हो रही है। ठीक हुँ। है। अच्छा आगे आगे सवाल पूछूँ? हाँ, अपनी बात हेलो। रखिए। अच्छा, रखिए सर, रखिए। आज की डेट में जातिवाद है या नहीं? आपकी अरे स आज की डेट में क्या मैं कह रहा हूँ, नहीं, नहीं, मैं कहाँ आपने से बहुत बाबा लंबा ही साहब सवाल खुद कह पूछ रहे लिया हैं। सर। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए बाबा ना। साहब को छोड़िए, बाबा सुनिए, साहब को बाबा नहीं साहब बोलते। क्यों छोड़ूँ? नहीं, मैं बाबा साहब को क्यों छोड़ दूँ? अरे बाबा भाई साहब को ने क्यों छोड़ दूँ मैं? मैं बाबा साहब को बहुत आगे बात करूँगा। भैया मैं उनका भैया बाबा साहब का भारी जस्टिस कर रहा हूँ मैं उनके सवाल विचारों पूछा। पर, तो मैं बाबा साहब छोड़ के क्यों बात करूँगा? मैं बाबा साहब पकड़ के बात आपकी करूँगा, डेट में बाबा है साहब या के नहीं? विचारों पर बात करूँगा। आपकी डेट में है अब या मेरी बात सुन नहीं? लीजिए, उतर हाँ, लीजिए, उतर लीजिए। हाँ, आप कह रहे हैं ना कि आज की तारीख में सोसाइटी में जातिवाद है कि नहीं? भैया मैं कह क्या? रहा हूँ कि बाबा साहब कह रहे थे कि भैया सोसाइटी में जातिवाद तो मनुष्य भी पहले से है। तो आज की बात आप क्या कर रहे हैं? ये जातिवाद हाँ, मनुष्य भी पहले से है। ये बाबा साहब लिखा किताब में अभी मढ़ के बताया है ना। आप लोग तो बोलते हैं ना सर कि मनुष्य से पहला लिखा तो पहला कहाँ गया? क्या चीज़? जैसे आप लोग बताते हो कि सबसे पहला उन्होंने आया, उन्होंने लिखा तो उससे पहला कहाँ से ये मैं ही आएगा? बता हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ये तो बाबा साहब ने कहा है ना कि भैया जातिवाद तो मनुष्य से पहले आया है। अब बाबा साहब बता रहे हैं ना कि भाई मनुष्य पहले कौन था? बाबा साहब ने बिल्कुल सही कहा है, उनका करो समझ क्या के चीज़? भगवान की उसको पूछते हैं, समझी जरा। नहीं, पता नहीं क्या आज बोल रहे हैं आप, ज़रा स्पष्ट करिए। साहब बाबा साहब ने कभी कागज में मैं बाबा साहब को उठा दूं। मैं सबसे पहला मैं जरा परिचय दे दिया तो आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले तो आप अपना साउंड तो ठीक कर लीजिए। एक तो ऐसा लग रहा हाँ, है ना कि आप किसी बाइक पे बैठे हैं या किसी सवारी पे बैठे हैं, आपकी वॉइस नहीं बिल्कुल नहीं प्रॉपर मैं नहीं आ घर रही। पे बैठा हूँ, मैं घर पे ये बैठा तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है ना आपके पीछे से। आप हेडफ़ोन लगाए हुए हैं क्या? हूँ। हाँ, हेडफोन लगा हुआ तो हेडफ़ोन निकाल लीजिए, फ़ोन के माइक से स्ट्रीम जोड़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो है। पा फोन रही है। करना देखिए। हाँ, बोलिए। हाँ, अभी सही है। और थोड़ा-सा अभी सही जो है। हाँ, थोड़ा जो हाँ, फ़ोन ठीक। है ना, उसे थोड़ा नाक से दूर रखिए, क्योंकि जो आप साँस ले रहे हैं, तो उसका थोड़ा वो आया है नॉइज़। हाँ, थोड़ा अभी बोलिए। देखिए मैं अनपढ़ आदमी हूँ, दवाई में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मोबाइल कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं, मैंने नहीं, उसमें नहीं, आपको नहीं, सब न अगर आप अनपढ़ रहेंगे, मैं आपको स्ट्रीम तब नहीं रहने दूँगा। क्योंकि काहे ये भैया? स्ट्रीम पढ़-लिख लोगों के लिए कर रहे हैं, हमको अनपढ़ लोग थोड़े ना टाइप कटाया है सर। नहीं, सुनिए वो नहीं, देखिए पढ़े के अनपढ़ की और बात मैं है। अपनी स्ट्रीम का मैं नहीं खराब करूँगा। नहीं, नहीं, भाग्य आप मत, जाइए, भाग्य आप मत। माइक पे आगे आगे की आइए। हेलो पहले बैठ के हेलो, नहीं ठीक है, नहीं इनको झुकी माइक हो लगा रहे दीजिए। झुका है कि तू क्या
झूठे हो क्या? में जान लीजिए। कन्फर्म मैं भाई झूठा आप झूठ बोलते हैं, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, कितना झूठ बोलते हैं? देखो, आप लोग का इज्जत खराब हो रहा है, बाजार में मेरा नहीं हो रहा है। इस बात को ये समझिए। हमारी देखिए नहीं होने सुनिए नहीं देखिए, नहीं क्या थोड़ा करिए, जाइए, आत्मा थोड़ा झूठ थोड़ा जाइए, पढ़े पढ़े थोड़ा जाइए, जाने चाहिए। दीजिए, ये जाने देना दीजिए। लगे, ये झूठे आदमी बात नहीं ठीक है, नहीं बताइए, झूठ बोल रहे जाने हैं। दीजिए। कि झूठ जैसे नहीं आप बोल हमारी टीम रहा जुड़े है। हैं, वैसे और जो लोग हैं मेरी बात सुन लेना। जैसे उधर आप और भी मुझसे सुन मतलब रहा रखना है चाहिए। तो हाँ, जी, तो मैं आपको क्या मुझसे बोल रहा मतलब रखना हूँ। चाहिए। बाकी और अन्य क्या बोल वो छोड़ दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ठीक ठीक बोल। आप अपना अभी सवाल जैसा लाइए। हाँ, सवाल ये है, मैंने अपना मैं गाँव के आदमी है, कहाँ सबसे हम तो ज्यादा सर अमेरिका आदमी हैं। नहीं नहीं, मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा में सबसे ज्यादा भारत का सबसे ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा ये भगवान मानने वाला वहीं मिले। आज ऐसा उसी उड़ीसा की राष्ट्रपति बात देगा। कर रहे हैं ना? नहीं, उसी उड़ीसा की बात कर रहे हैं ना? उसी उड़ीसा की बात कर रहे हैं ना जो उड़ीसा में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध करके और जाप करके कई लोगों को भगा दिया है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी उड़ीसा से क्या अस्सी से बताएंगे बड़े सम्राट अशोक ने पीटा क्यों था आप लोगों को? नहीं, वो पीटा सम्राट ना। अशोक आप लोग पीट क्यों है? अरे भैया मेरे, वहाँ मत जाइए, आज की बात कीजिए। क्यों नहीं जाऊँ? क्यों नहीं जाऊँ? नहीं, आप जहाँ मन करा वहाँ चले आ रहे हैं। आप जहाँ मन करा वहाँ चले जा रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि आप वहाँ मत जाइए। आप मैंने नहीं, अशोक का अभी तो नाम आप कह नहीं रहे हैं ना, लिया। अभी तो आप कह रहे हैं हम बस अब गौतम बुद्ध पर विश्वास रखते हैं। तो भैया जो रखते हैं तो सम्राट अशोक पर विश्वास नहीं रखे क्या? नहीं, आप सम्राट अशोक को ही माने। बताओ बिल्कुल, बिल्कुल बताओ। तो जब लेकिन मानते हैं सम्राट बता दीजिए कि सम्राट अशोक ने कलिंग वालों को क्यों पीटा? कलिंग वाल को पीट बताओ क्या सम्राट अशोक ने जो काम किया, उसने को पीटा, उसके बाद बुद्ध का शरण आने के बाद एक कितना अच्छा नहीं आदमी बना। पीटा क्यों? ये पूछ रहा हूँ, वो किसकी शरण में मुझे से मतलब नहीं है। वो किसकी शरण में मतलब पीटा क्यों भाई? पीटा क्यों? मैं 6 महीना तो जाएगा नहीं, ये बात इतना पुराना होगा 6 महीना। नहीं तो मैं आप बता 6 रहा मिनट हूँ 6 मिनट बता दीजिए। आप 6 मिनट बता दीजिए कि क्यों पीटा? आपको क्यों पीटा? मैं आपके बोलता पूर्वजों था। को आपके पूर्वज अरे दुराचारी थे। आपके पूर्वज ने क्या आपके जो नहीं बाप दादे थे नहीं वो दुराचारी थे। सम्राट सम्राट अशोक दुराचारी था। जैसा गौतम बुद्ध का शरण में आया उससे ठीक हो गया। यही तो नहीं, नहीं, बुद्ध नहीं, नहीं। बुद्ध मतलब आप ये कह उससे रहे हैं कि सम्राट अशोक दुराचारी थे। आप कह रहे हैं कि पहला सम्राट अशोक पहला दुराचारी थे पहला इसलिए कलिंग पहला वालों को पीट रहे थे। आप थोड़ा शांत हो पहला जाइएगा। मैं आपको थोड़ा आप जो इतिहास है ना, आप जो इतिहास है म्यूट रहिए। आपका इतिहास जो मैं थोड़ा आपको पढ़ा दे रहा हूँ। पहली बात देखिए, मुझे बहुत दुःख होता है कि जब भी अनपढ़ लोग मेरी स्ट्रीम में चले आते हैं। या तो हमारी स्ट्रीम पढ़ के आइए और नहीं तो गाल बजाने मत आइए। आपको जो इतिहास ही पता है। आप किस बात पे कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप बाबा साहब और गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक में आशा रखते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि सम्राट अशोक जो थे वो पहले दुराचारी थे और जब वो दुराचारी थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कलिंग पर हमला कर दिया था। जबकि सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि कलिंग युद्ध से पहले ही वो बौद्ध हो चुके थे। ये सम्राट अशोक का अभिलेख कह रहा है और आप कह रहे हैं कलिंग युद्ध के बाद जो है वो सुधर गए। ये बात भैया कहाँ लिखी है? किसने बोल दिया? कथा कहानी सुन करके और कथा कहानी के आधार पर आप आकर यहाँ पे हमसे बात करेंगे तो ही चलेगा ना। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में स्पष्ट तौर पर इस बात के बारे में लिखा हुआ है कि वो कलिंग युद्ध से पहले ही बौद्ध मत में प्रवेश कर चुके थे, यानी बौद्ध हो चुके थे। तो ये बात सरासर गलत है कि कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध से उनका मन बदल गया, उन पश्चाताप होने लगा और वो एक बुरे राजा से अच्छे राजा बन गए। ये बात बिल्कुल ही गलत है। अशोका के अनुसार उन्होंने बौद्ध के बाद भी जैनों का हत्या करवाई थी, हजारों जैनों को जला दिया था। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। अशोका ये अशोकादान भी स्पष्ट तौर लिखा हुआ है। तो भैया आपको पहले कम से कम हिस्ट्री बात कर रहे हैं, हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए आपको। आप सम्राट अशोक को मानते हैं, आप गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन पढ़े उनके बारे में कुछ भी नहीं, बस मानते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। मानने वाले लोगों से हम डिबेट नहीं करते हैं, हम जानने वालों से डिबेट करते हैं। अगर आप जाने हैं तो आप बात करिए, नहीं जाने तो पढ़ हम सब गए जाए, हम तो जी स्ट्रीम करते हैं। तो पढ़ के आएंगे तो मजा आएगा, वरना सिर्फ टाइम पास हो। टाइम पास की क्या आप बात, जब बोलने देगा तो होगा। नहीं तो जब बोल बोलने दिया ना, दो। मैंने आपको बता दिया था। नहीं, इतिहास में आपको बता दिया, अब आप इस पे बोलिए। आधी बात इस पे करो ना, बोलिए। आधी बात करो ना, आधी बात कीजिए भैया। मेरे सर जी मैं आधी ही बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ ना, बात कर रहा हूँ। अच्छी बात कीजिए। आज राजस्थान में ये एक दिन नहीं हुआ, मुझसे करके उसको मार दिया, कुछ नहीं कर रहा है। बताओ जरा, मुझे किसने रखने के मारा? कारण मरा है। मुझे हाँ? रखने के कारण मरा है। मुझे रखने के कारण मरा है। अरे मुझे रखने के कारण मरा है। मुझे रखने के कारण मरा है कि एक बात बोलना। हाँ, मुझे रखने के हाँ, कारण ठीक है, मांगा। ठीक है, चलो। अगर ये बात झूठ निकली तो, अगर ये बात झूठ झूठ निकली तो, मैं माफी मांगूंगा। बोलो। चलो ठीक है। से तो नहीं, देखो जो पुलिस ने जो पुलिस की जो रिपोर्ट है, जो पुलिस ने जो रिपोर्ट निकाली है, वो रिपोर्ट देखो भैया। उस रिपोर्ट में क्या है? नटराज जी जब भेजिएगा आप मुझे। अरे भाई, वो पूरा देश जानने लगा। अरे भाई इधर सुनो, अरे भाई इधर सुनो। हाँ। जब कोई हत्या होती है, जब कोई अपराध होता है, तो उसके पीछे जो कानून जो शासन काम करता है, उसकी मान है कि आपके तकरबा खाने की माल है। भैया पुलिस वालों ने स्पष्ट तौर से कहा है कि भैया ऐसी कोई बात नहीं थी, ये पुरानी रजिस्ट्री और पुरानी रजिस्ट्री कारण ये हुआ है। इसमें कोई जातिवाद दंगल नहीं है कि मुंह छेड़ने के कारण मार दिया, और आप कह रहे हो कि मुंह रखने के कारण मार दिया। तो भैया अगर मुंह छेड़ने के कारण मारा है ना भाई साहब, तो एक काम करो, आप पुलिस वालों के खिलाफ ये एक्शन ले लो, पुलिस वालों के खिलाफ ये जाके एक्शन ले लो कि भैया ये झूठा है, हमारा मुंह रखने के कारण है, मुंह रखने के कारण, और ये लोग दूसरी बात बताए। आज की डेट में कितना भेद हो रहा है, इस दुनिया में जी रहे हो। भैया पहले मुंह छुआ क्लियर करो, मुंह छुआ क्लियर करो, फिर बात यार मुंह वाले झूठ को बोल।
नहीं मुझ वाले झूठ क्यों बोला? मुझ वाले झूठ क्यों बोला? जब पुलिस अपनी जांच में सब कह रही है कि हम ये नहीं है, नहीं जब पुलिस वाले साहब जब पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं, नहीं जब पुलिस वाले ऑफिसर कह रहे हैं ऐसी नहीं है, भाई दुनिया देख रही है तो दुनिया में हो जाएगी, दुनिया देख रही है, दुनिया आप ही तो दे रही है, आप किस तरह झूठा भैया चीज करके बनाते हो, इसको कौन बता रहा है? झूठ क्यों बोले? झूठ क्यों बोले? झूठ क्यों बोले? भैया मुझ रहे हैं कल मार झूठ क्या पता है? आप जांच करने वाले हो, आप वहाँ पे जांच करने वाले हो, आप जाती है पुलिस वालों जांच पता चला कि भैया ये मामला वो ने जो मामला तुलता जा है, ये बात बताना, झूठ बोल रहे हो, मुंह रखने का नाम दिया, अरे इसको अखबार बोल रहे सब कुछ बोल रहे तो मैं बोल रहा हूँ। कौन अखबार बोल रहा है? जितना अखबार बोला पुलिस ने, अखबार बोला और जांच बेटी झूठ बोली है, अखबार बोल रहा है जांच बेटी झूठ बोली है, जो लोग जांच रहे हैं, जो लोग के हाथों में केस है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है, वहाँ का सरकारी झूठ बोल रहा है, और तुम यार पुलिस वालों पर ब्लेम लगाए हो। बिल्कुल 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 तो चलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तो जान के खिलाफ एक्शन लो, जब वो कहते हैं कि अगर देखो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम पुलिस वालों की रिपोर्ट मांगे, प्लीज तो अपने जांच बोले हम माने, ठीक है, सीधी बात है, बाकी तो आने नहीं मांगे, पुलिस को एक्शन लेगा रहता है, इतना ही है, मैं क्यों बोलूं? लेकिन मैं जहां तो मालूम जब पता हैसियत नहीं है तो ब्लेम लाएंगे, नहीं हैसियत नहीं है तो इजाजत नहीं, जब हैसियत नहीं है आपकी, झूठा हानि बनाने की हैसियत है, झूठी कहानी बनाने की हैसियत है, झूठ बोलने की हैसियत है, लेकिन सही चीज मानने की हैसियत नहीं है, झूठे की क्या? आपने देखिए, आप इधर ना चैनल चाह रहा है, उसका मतलब नहीं, किसी का प्रेम भी अपना बोलना छोड़ो, अच्छा रहता है। आप ही बोल रहे हो, आप एक झूठी कहानी मुझे विश्वास करने के कह रहे हो, सनात आप क्या बोल रहे हो? देश में हर रोज हो रहा है झूठ झूठ हर रोज हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरे देश में ऐसे होता है, मैक्सिमम मुश्किल आरोप लगते हैं, उसकी दर के नीचे होती छोड़ चाहिए और आप कहाँ कुछ बना देते हो, अब ये मुझे कहानी बन रही हो क्योंकि मुझे के काम मार दिया गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जांच में कुछ निकला है, तो पहले वो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकला, जो जांच में निकलेगा वो मांगेंगे ना भैया, आपकी कहानी मारेंगे, मैंने लिंक भेजा, वो सब झूठे प्राइवेट भेज लिंक, प्राइवेट लिंक दिखाते हैं, एक लिंक खोलिए, एक भैया नाजी जी साहब मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको, मैं उसी तो बात नहीं करते, अभी दिखा रहा हूँ, दो फोटो में व्हाट्सएप पे भेजा है, जो दिल्ली में राजस्थान पुलिस का चित्र था वो, और एक वो एक हेलो हेलो आवाज नहीं आ रहा है? हेलो अरे निकल दिया मेरे को। हेलो हाँ दिखाइएगा, यहाँ आवाज आ रहा है क्या? देखिए स्वामी, ये लोग जैसे कहीं वाली एक घटना मिला है उसे इतना बड़ा चढ़ा दिखाएंगे, और जहाँ वाली घटनाएं मिलेंगी, जहाँ जाति मारे ऐसा करवाएंगे, उसको ये नहीं चाहिए, उसको प्रचार नहीं कि अगर इस तरह की घटनाओं का सामान्य प्रचार है, इस तरह को का एक प्रचार करें तो दूसरे लोग प्रेरणा पाकर जाता छिड़ेंगे, वास्तव में तो फैला है, तो इसलिए कहीं भी वो कोई सच्ची किसी भी घटना हो, उसको ये पूरा जाति आगे लपेट के बना के बताएंगे बात जाके, और बताएंगे। तो इस पर कुछ बोलेंगे आप? क्या हमने आप ये शादी का फोटो दिखाया आपने? नहीं आप पढ़ने आप पढ़ने नहीं आई, लिखा हुआ है राजपूत समाज ने दलित बेटी की कराई शादी, बेटी क्या किया? अब आप बताओ, आप कहते हैं, मेरी बात सुनिए, एक नट जी करके बोलते हैं, मैं ये तस्वीर दिखाने का रीजन यही था कि इसमें ये बनाने की कोशिश की जा रही है, हम इस स्ट्रीम माध्यम से आपको बता रहे हैं भैया, आपको ये कह रहे हो जातिवाद समाज बहुत ज्यादा है, गोली नहीं करने दे रहे हैं, मोच करने पे मार दे रहे हैं, ऐसे करते हैं वैसे कर रहे हैं, तो ये भी उसी सोसाइटी के लोग हैं ना जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, तो ये तो राजपूत समाज के लोग इन्होंने दलित बेटी शादी कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों आप क्यों निगलेक्ट करते हैं, चीजों को प्रचार करते हो? ये फोटो क्यों दिखा रहा है? ये फोटो क्यों दिखा रहा है? जो रिपोर्ट दिखाया ना पुलिस राजस्थान पुलिस का दिखाने वाले है ना, आपको क्यों मैंने आप बोले ना राजस्थान पुलिस के पूरा ये भी ये मोर वाली मैंने कर भैया मांगे मोच वाली कर भैया, इसको कौन बात करेगा? ऐसे क्यों जरूर भाग, ये लेकिन भैया वो भी दिक्कत है, पर इस पर तो जवाब दो। हाँ यही करते आपने हमेशा ये बोलो दिखाते हैं, क्या अब दूसरी बातें
भैया तो लोग क्या ये भैया मतलब आप जिसको आपको नहीं जिसका आपको मन करेगा आपको दिखाओगे नहीं आपको जिसका मन करेगा वो दिखाओगे आपने बोला कितने 60 लोग मैंने सेलेक्ट हाँ वो सब लोग ढूंढ रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है वो वापस दिखा जा सकता है स्क्रीन पे तो बहुत बड़ी बात हो नहीं जाएगा वो देखेंगे वो पुलिस के बारे में कौन कह रहा है मैंने कन्नड़ा दे मैंने जहाँ बात कर रहा हूँ वापस रिकॉर्डिंग हो रहा होगा आप एक घंटे कटेगा तो मिल जाएगा रिकॉर्डिंग करिए और रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं पुलिस की अब पुलिस की बात माननी पड़ेगी ये कहेंगे पुलिस झूठ बोल रही है कर रही है पुलिस तो हमसे झूठ बोलती है भैया दिल्ली को मतलब कहाँ जा सकता है देश इतनी मेरी पट्टी मेरी नहीं ये देश में ना एक तरफ समान जातिवाद है दूसरी तरफ जात मिटाने वाले तो उदाहरण मिल रहे हैं ये होता ही नहीं होता है आपके मुंह में सुनना चाहता होता ही नहीं होता है फिर वो ये बात भी देखिए मैंने सीधा सवाल पूछा सीधा सवाल पूछा जातिवाद मिटाने के उदाहरण है कि नहीं समाज में मैं अभी वो थोड़ी मार मैंने ये बोला ये प्रोपेगेंडा मत चाहिए प्रोपेगेंडा में चल रहा हूँ जातिवाद होता है या नहीं होता है वो करता है तो कर देते हैं अरे जब मैं कह रहा हूँ जातिवाद मिटाने को उदाहरण मिल रहे हैं जब जातिवाद का चर्चा होएगा तभी मिटने की कोशिश होगी आप मानेंगे इतना लोग नहीं लाते अब तो मिटा जाए ऐसा लोग मिटा रहे हैं आज समझ को कितने राम कितने थक गए कि भाई हुआ कोई बोल रहा है उधर कब रहा है फिर वो घना सही मिले कि हाँ भाई कैसा ऐसे हो सही घटना होगी तो क्यों नहीं कहेंगे साथ ये सुनो एक मिनट ऐसे ही बात होगी ऐसे नहीं थोड़ा सा शांत हो जाइए और नक जी शांत हो जाइए देखिए मैं बताऊं आपको कि आप ये कहो कि ऐसी बात नहीं होगी जैसे आप चाहोगे वैसे बात होगी भैया आप जैसे चाहोगे वैसे बात क्यों होगी जब हम कह रहे हैं कि उसमें साफ जो जांच हो रही है सुन लीजिए जो जांच हुई भाई साहब अगर सुनना है बात करनी है क्यों कुछ समझना है तो हला मत कीजिए मैं आपको बताऊं अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जातिवाद है नहीं मैं कहता हूँ भैया बाबा साहब लिखा है कि जातिवाद मनु और राम से पहले से ही है तो जातिवाद कहाँ कर मैं तो कह रहा हूँ अरे भैया अब आप हमको सिखाओ कैसे पढ़ा जाता है आप हम सिखाओ कैसे पढ़ा जाता है तरफ खुद पढ़ा देंगे तरफ ने खुद कहा कि पढ़ा भी हो बेकार पढ़ा भी हमको बताया कि आप कैसे पढ़ी जाती है पहले कहा कि आपने खुद कहा सुनिए इधर नाइक जी एक मिनट सब बीच में बोले नाइक जी आपने खुद कहा कि आप पढ़ा आदमी हो तो आपका हमको बताया कि बस आप किताब कैसे पढ़नी एक आदमी मैं नहीं पढ़ के नहीं वो लिख नहीं सकते ये ब्रो आप बाबा आपके बान घुसे वो क्या में से वो लिख सकते आप नहीं सकते जब बात किताब किताब से आया यार मन किताब से आया यार और किताब किसमें प्रकाश किया यार क्या वो जी बात कर रहे हो आप क्या झूठे झूठा झूठा आवाज गूंज रही है चूंकि उन तरफ जब आप भी बोल रहे हैं ना आवाज गूंज रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं ये कह रहा हूँ प्लेन को बता दूं मैं आपको भी में जोड़ लूंगा मैं आपको ये बता दूं कि हम जिस पुस्तक से रेफरेंस ले रहे थे वो पुस्तक जो है वो बाबा साहब ने लिखी है और वो पुस्तक जो है समय प्रकाशन से प्रकाशित हुई है ठीक है अगर आप कह रहे हैं कि बाबा साहब ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो जाके सबसे पहले समय प्रकाशन वालों को पकड़ो और उसके बाद जाके बाबा साहब बात करना ठीक है अब आपने कह दिया कि नहीं लिख सकते तो हम थोड़े मानेंगे हम किताब पढ़े हम मानेंगे कि जो आप वो मानेंगे ठीक है ये चीज है उस थोड़ा आप सही तरीके से समझ पुलिस एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए एक मिनट मैं खा रहा हूँ चलिए मैं भी दिखा देता हूँ कि जांच में क्या आया हुआ है थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें और जो साथी हमारे साथ हैं ट्री में अगर वो हमको सहयोग करना चाहते हैं वो सुपर चैट के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं ठीक थोड़ा सा हमें सहयोग करते रहे हमारा स्ट्रीम में हाँ चलिए आप लोग मैं दिखा देता हूँ यहाँ दिख रहा है आपको नहीं अभी नहीं है चलिए मैं शेयर कर देता हूँ शायद एक मिनट इस टाइम हाँ अभी आ रहा होगा चूंकि झूठ कैसे बोला जाता है लोगों की तरफ से झूठ में कितना दम होता है ये चीज अगर समझेंगे आप लोगों को तो इस वाक्य समझ सकते हैं अब हमारे भाई साहब आए नाइक जी नाइक कह रहे हैं कि मूछ रहने के लिए मार दिया जबकि जो राजस्थान पुलिस है पुलिस यहाँ पे क्या लिख रहे हैं पुलिस ने साफ स्पष्ट कर दिया है भैया क्या मामला है पुलिस कह रही है भैया ऐसा कोई मामला नहीं था मुंह रखने कैसे मारा गया है नटराज आपके बारे में जी अभी क्या है ये मामला भी ट्रायल में चला गया है हमको ये क्या ये जगह के कारण हुआ है ये नहीं हुआ है नहीं पुलिस जो कही है वो कह रहे हैं हम अपने से नहीं कह रहे हैं पुलिस है कि साथी ग्राम बमाजा पाली के जीतर पात्यान दलित समाज के व्यक्ति मूछ रहने पहनने को लेकर कोई संबंध नहीं है पुलिस कह रही है कि इन्होंने अपनी जांच में पाया है कि ये जो हत्याकांड हुआ है इसका मूछ रखने वो पहनावे लेकर कोई संबंध नहीं है वर्ष 2020 से दर्ज मुकदमे की आपसी रंजिश को लेकर हत्या की घटना कर गई है हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपियों हिरासत में लिया गया है पुलिस अपने जांच में कुछ और कह रही है और ऐसा नहीं भाई साहब जो है ये अपनी लिपोत में अखबार कर रहे थे और देखिए अभी ये मामला नहीं है कि वहां जो
एक मैं बताऊँ ना जी, हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि राजस्थान में ऐसा नहीं है कि अनुवादियों की सरकार है, वहाँ तो कांग्रेस सरकार है, इनकी अपनी सरकार है जिस पर ये लोग बिलीव करते हैं। ये वहाँ पे तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे माओवादी सरकार हो गई, माओवादियों ने पूरा केस बदल दिया, माओवादी ने वहाँ पे क्या किया सिस्टम लिख दिया, तो नहीं, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है जो कि अपनी सरकार है, जो इनकी बात कर रही है, जिनके हक अधिकार की बात कर रही है। उसमें वहाँ के जो वो हैं, क्या नाम है, मुख्यमंत्री हैं, वो अशोक गहलोत जी हैं, वो तो खुद ही इनके मसीहा हैं। तो अब इनकी सरकार ने यहाँ पे पुलिस अपनी जात में साफ कह रही है कि मुँह रखें या पैमों को लेकर इस हत्याकांड कोई संबंध नहीं है। जबकि ये हमारे भाई साहब जो हैं, ये अपनी तरफ से आए, मुँह उठा लिया इन्होंने, मुँह उठा के टप से बोल दिया भैया मुझ रंगे कमा पे मार दिया। ऐसे लोग सिर्फ समाज में बम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं और एक जाति को एक जाति से लड़वाने का पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये नाइक साहब हमको ज्ञान दे रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हो, दुनिया आप देख रही है। अरे नाइक जी आपको देख रही है, दुनिया आप लोगों के झूठ को भी देख रही है, ठीक है? तो हाँ ये चीज़ भी जी, आप इस ध्यान पर ना रखिए। झूठा होता है कि प्रोपेगेंडा वो फैलाने किताब आपने लिखी। बताइए, जो हम समय के हाँ, कारण से बाबा साहब की किताब को आदमी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बाबा साहब की झूठा किताब को अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आदमी कह रहा है वो झूठा है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात तो क्या होती है? और उसके बाद से ऐसा ही कि किसी और प्राशन पुष्प उठा लाया, समय प्राशन पुष्प है भाई साहब। और समय अगर कोई प्राशन उदाहरण पुष्प को ये देना भाई हम ना कर रहे हैं। अगर इनको ये उदाहरण देना ये देता कोर्ट भी देता भाई जात पात कार हुआ है, फिर हम पुलिस को नहीं मानते, फिर हम कोर्ट को मान ले, कोर्ट फैसले का इंतजार कीजिए, कोर्ट कह देगी कि भाई जाति वाद के कारण हुआ है, उसको इस एक्ट के तहत जेल होगी, तो भाई हम आपकी बात मान रहे हैं, हाँ इससे उदाहरण दिया है। अब तो ये केस ट्रायल चला गया नहीं, है, हम अपनी तरफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। परिणाम का इंतजार कीजिए। बिल्कुल, हम अपनी तरफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो पुलिस बोल रही है, जांच कमेटी बोल रही है, हम वो बात बोल रहे हैं। जांच कमेटी इस बात से कार्य कर रही है इस समय कि भैया ऐसा कोई मामला नहीं है और इस वजह से कोई हत्याकांड नहीं हुई है। तो भैया जब पुलिस इस बात से कार्य कर रही है कि मुँह रखने या पहनावे को लेकर ये ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर ये भाई साहब कौन होते हैं जो इस बात को अलग से तूलने की या कि जाति शर्त से पैदा करना चाहते हैं? ये लोग समाज में अफरा डालना चाहते हैं। जबकि जब हमने एक और दिखाया कि राजपूत समाज है जो दलित समाज से हमारी बहनों का विवाह कर रहे हैं, वो चीज़ जब दिखाया इस व्यक्ति को तो यार ये क्या दिखा दिया? भैया ये देख इसकी इन भाई साहब नाइक आपकी जो है ना, दिमाग खराब हो गया क्या? क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा वो दिखाने से चला नहीं है। इनका प्रोपेगेंडा तो बस मुँह छोड़े मुँह पे चलता है। ऐसे हर एक गाँव में, हर एक शहर में ऐसे घर है। हर साल सम्मेलन होते हैं जिनमें इनको दलित बेटियों का विवाह कराते हैं। मिश्रा, राजपूत, बनिए, ज्यादातर जो वैसे समाज है वो। ये वही एक तो मैं कह रहा हूँ कि उदाहरण है। ये चीज ये कभी एप्रिशिएट नहीं करेंगे लोग, कभी नहीं दिखाते ये चीज, उनके प्रोपेगेंडा में फिटिंग बैठी है चीज। जबकि ये अरे चीज ऐसी चीज़ जनता नहीं दिखाएँगे करेगी। तो इनको दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसी चीज़ दिखाएँगे तो दिक्कत हो जाएगी। झूठ बोल देंगे बस, कोई झूठ से मतलब है। चलिए एक बार नारायण जी को जोड़ देता हूँ और नारायण जी साहब रुक जाइएगा, मैं बात करता हूँ इनसे। जी, पंडित जी आप बताइए, आप पुलिस वालों से ज़्यादा समझदार हैं? नहीं नहीं, आप भी दिखा नहीं पाए, दिखाने हुए थे और वो फिर मेरा ऊपर डालो भैया बात। पूरी दुनिया देख लिया, ये पुलिस अभी मैंने दिखाया आपको, सालों देख नहीं लिए, नहीं अब नहीं, क्या मैंने बताओ दिखाया? कितनी बात है, सुनिए अब जितने भी मैंने आपको हो दिखाया ही, एक मिनट फिर बोल रहे हैं, अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया कि दिखा, अब मैंने जस्ट दिखाया कि सुनिए ट्विटर पे राजस्थान पुलिस साहब बोल रही है, बीच मत बोलिए प्लीज, मेरी बात सुनिए आप, ठीक कोई हमारे ठेकेदार नहीं है कि जो कहेंगे मैं ही सुनूंगा, ठीक पक्का चलो गलत में ले जाए हैं। मैं पूछ ठीक रहा बोल हूँ बोल कि भाई साहब हम बताइए कि पुलिस इस मामले को साफ साफ इनकार कर रही है कि भाई वहाँ मुंह और कपड़े का कोई मामला ही नहीं है, फिर आप कौन होते हैं उसे जबरदस्ती मुंह छोड़ पड़ा उछेड़ने वाले? कौन है आप? कौन है आप? हाँ कौन है? मैं बोलूं मैं बोलिए बोलूं क्या? हाँ बोलिए सर। ठीक है। इस देश में जब रात दिन चला गया कभी भी इस पुलिस देश नजर में नहीं ही बात कर रहा आता। हूँ, जिस मुद्दे पे आपने जिस मुद्दे को अपने छेड़ा सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए। राजस्थान में देश के एक ठेकेदार नहीं है आप, आप देश के एक ठेकेदार नहीं है ना, आप देश के नहीं ठेकेदार नहीं है नहीं ना। आपने जो बात की है, आपने जो बात बोली है, आपने जो आरोप लगाया है वो साफ कीजिए पहले, उसके बाद दूसरा तीसरा डालिएगा। आप पहले आप कीजिए। आदमी मर गया तो कुछ साबित करना चाहे बोलिए। अरे यार तो पुलिस जांच करिए, पुलिस को जांच में ऐसा कोई मामला नजर नहीं आ रहा है, आपने ऐसे कह दिया नहीं इस बात केस हो गया। आप तो जातिवाद फैला के आप खुद दूसरे को ला रहे हो बस। नहीं नहीं, कोई लगा नहीं रहा है, आप कुछ सर को आपको तकलीफ हो रही है कि अरे हाँ हम किसी इसी को भाई हम ही आपका राजस्थान, आपकी जो राजस्थान न- का जो है और उसके अंडर काम करने वाली जो प्रशासनिक व्यवस्था वही चीज नहीं मान रहे, हम माने आप कहते इसे मान हमारे आपका एजेंडा इस बात से चला इसलिए मान हम, इस आपका एजेंडा चलता जातिवाद इसे माने। हम कह रहे हैं हम वो मानेंगे ना जो शासन बताएगा ना, जो जज में चलेगा वो मान जाएगा ना। आप आइए देखो- पुलिस वाले ऊपर हैं। अच्छा बात बताओ, पुलिस हाँ। पुलिस जो है अशोक गहलोत जो है, आपको अशोक गहलोत जी के गवर्नमेंट पर आपको यकीन नहीं है, आपको राजस्थान सरकार पर विश्वास नहीं है वो सही करेगी या सजा करेगी? आप बार बोल दीजिए हाँ आपको राजस्थान सरकार पर विश्वास नहीं है, आपको पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है, आप एक बोल दीजिए। सुनिए आज तक हम लोग नहीं, आप वही अच्छी बात है। नहीं, आप देख ऐसे रहे हैं बोले ना, आप नहीं आज हमारा क्या हालत देखिए है ना, पूरा देश पूरा नियत क्या कर रहा है। हाथ है आपका, क्या हालत है आपका? मस्त आप तो मुझे रहा चाहिए। दलित समाज को जैसे किसी को मुर्गी मारे बहुत बड़े होते हैं, हमारा समाज अब इंसान को गाँव चला गया, किसी को मार दिया है, रेप किया है, हम तो सही अरे नहीं। भैया गांव का गांव सुनो, गांव का गांव रेप, गांव का गांव तस्वीर पीड़ितों के साथ हुआ था। गांव के ना, गांव ये बस्तियां जाती हैं, उनका घर ला दिया गया, आपकी माताओं की इज्जत की गई, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। ये एक बात है।
हुआ था हमारे गाँव के हमारे मंदिर में गाँव में तो बात भी हुआ था। अभी वो 2 सालों और को पटक के मार डाल गया अंडों से, दिल्ली में वही भी हुआ था। उन पर दिल्ली में नहीं करना भी चाहते हो। दिल्ली में वैसे क्यों बात नहीं करना चाहते हो? तो खाली इलेक्ट्रिसिटी की बात करना चाहते हो। इलेक्ट्रिक कुछ नहीं आप रहा हुआ आप सेलिब्रिटी पे बात करना चाहते हैं। आप अच्छाई से भागना चाहते हैं, झूठा नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। जो चीज़ मुँह और कपड़े थी नहीं, जिस चीज़ का मुँह और कपड़े से कोई मतलब ही नहीं था, उस चीज़ को आप मुँह और कपड़े से जो करके इस हिस्ट्री में लोगों को बनाना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। उनको बनाना चाहते जो आदमी मर गया उसके बारे में बात नहीं हुआ, बात करो तो ना हो गया तो ना भाई अरे मेरे को बात करो, झूठा बात करोगे यार। आप नहीं उमर आप सारे ऊपर हो। आप बताओ ना कि आपको 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 गहलोत सरकार पर विश्वास नहीं है, आपको गहलोत हमारा गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है। हमारी कौन सुनता है, यही तो बात है, हमारा कौन सुनता कौन है। नहीं सोता है आपकी? संविधान आपका, संविधान अरे भाई आपके लिए नहीं मानते सब जो कुछ बेटे है, हैं आपको सब वही कुछ मिला हुआ है, फिर भी बोल रहे हो कि आपकी कौन नहीं सुनता? कितना संविधान सुनोगे? मिला बात कर कितना रहा हूँ। सुनोगे? कितना सुनोगे? कितना सुनाओगे आप? एक बात बताओ, आप इस हिस्ट्री में ना जी, इस हिस्ट्री में आप मुझे गाली दोगे, मैं आप कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको गाली दूं तो आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। इतने ठगी आपको मिली हुई है, फिर भी कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कितना झूठ बोलेंगे आप सोचती हो? अभी निकाल लिया। मैं उदाहरण आप दे रहा हूँ। आप देखिए मुझे ये गाली हमें देंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे नहीं नीचे कुछ बोलेंगे ना, तो आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। भाई इतना आप भाई अंदर बना हुआ है। आप क्या है, करते हो? इतने ये संसद हमारी में वो आप चाह रहे हो? ये हमारी सभ्यता नहीं है, नहीं, किसी को आप मरना चाह रहे हो, है। इधर सुनो, आप ये आते हो, इस देश जो सवर्ण है, जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, जो हिंदू है, वो आप लोग सामने मुंडी काट दें, ये आते हो आप? काय के काटे तो क्यों क्या क्यों बता, काटे भाई। क्यों बात कर रहे हो? तो क्यों बात कर रहे हो? नहीं क्या चाहते हो हम लोग से? तो वो क्यों बोला चाहते क्यों हम लोग से? नहीं नहीं अरे कम से कम ये नहीं आता कह है वो मैं तो तो हमारी सुनते ही है, नहीं कह हमारी सुनता ही है। अरे आप जितनी सुनी जाती है ना, उतनी हमारी सुनी जाती है ना, तो बात ही दिखती। कह हमें वो सुनता ही है। पूरी पॉलिटिक्स, पूरी की पूरी राजनीति, सुनो, पूरी पूरी पॉलिटिक्स, पूरी की पूरी राजनीति, पूरी पूरी व्यवस्था आपके लिए काम कर रही है, और आप कह रहे हो कि कुछ सुनता नहीं है। मैंने तो बहुत कर दी भैया, आपको कुछ नहीं दिया। क्या नहीं किया आपके लिए? बात ये है ना, क्या नहीं किया आपके लिए? आठ एक बार बजे अभी आठ उठा के बजे तो आप देखो। लोग के लिए आता है 8 बजे देखिए 12 बजे देखिए इतना तीसरा क्या देता बात है कर रहे हो? पूरा आधा ब्लड तो पीछे जा रहा है। ये बात है कि हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। स्पेशल कानून के लिए निकाल जाते हैं, ये बोलिए कि कुछ नहीं रहा है। चुनाव के लिए दे दिए ये आप लोग वोट क्या बोल रहे वोट लड़के रिजर्व सीट के लिए है, वोट करने के रिजर्व सीट के लिए है। ये कुछ बोल हो। दी स्पेशल जमाने अगर थोड़ी इनके पास है। आपके लिए आगे भी इसके अंदर खानदानी केस बोल रहा है, और आपके ये कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं रहा है। अगर आपके लिए कुछ आगे उन नेता से लड़िए जो आपके नाम पे वोट मांगते बड़े पदों में पहुंचे हैं नेताओं से लड़िए अगर जितना आपको चाहिए होगा तो आप लोगों से लड़िए, अपने नेताओं से लड़िए। नहीं हमारा भी हमसे क्यों हम लड़ करते सकते हैं? हैं लोग उठा के देते हैं लोग किन पर आ इनसे सकते हैं? नहीं, आपके नेता आप डरा रहे हैं, नहीं जी, अगर आपके आपको डरा रहे हैं तो ये हम क्या कर सकते हैं? अगर नेता आपको हमारा डरा रहे हैं तो मैं क्या करूं? भाई क्या बोलो आप इसको नहीं मेरा नेता को आप लोग डालते हो हर वो अरे भैया कितना झूठ बोले यार, मतलब भैया ये बात बताओ, एक आप लोग एक सपने लीक दर्द चला रहे हैं, लीक दर्द चला रहे हैं। पसंद हो गए नेताओं सुप्रीम कोर्ट के दलील है जज है नहीं तो नहीं, अभी आपने बोला ना कि आपने आपने सफाई की नहीं की। एक मिनट नटराज रुक जाइए, नटराज रुक जाइए, नटराज जी प्लीज रुक जाइए, नटराज जी रुक जाइए। इससे मैं इतना ही पूछ रहा हूँ भैया, बात बताओ, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कितना दलित जज है, एक बात बताओ, आप जज पढ़ाई क्यों नहीं की भाई? आप ही जज हो अरे गए थे। वाह हाँ, ये होना ऑर्डर वो क्या होता है? नहीं, ऑर्डर वो क्या होता है? जज जज भी दूसरा कोई चाहिए। नहीं नहीं, पहले नहीं जी, इधर सुनो, नहीं जी, इधर सुनो, मैं कर रहा हूँ, आपको हल्ला कर रहा हूँ, इधर सुनो। ये कौन सी मानसिकता है? एक भगत सिंह चाहिए तो जरूर, लेकिन पड़ोस के घर में नहीं, जज होना चाहिए लेकिन दूसरे घर में। आपको पढ़ने में आपत्ति गई थी, आप ही बने होते, कौन रोका था आपको? अपने बेटे को जना दे, कौन रोक रहा है आपको? तो खुद पढ़ के आया कह रहे हो, हिस्ट्री आके बोल दियो मैं तो अनपढ़ हूँ। तो भैया जब वही अनपढ़ रही हो तो जज कहाँ से बने? पढ़ लिखे होते हैं ना। तो ऐसे आप ही कहानी है, वैसे अभी बाकी कुछ लोगों की ये कहानी है। सही और है जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो जज भी हैं, जो ऊंचे ऊंचे स्थान पर होते भी हैं। जो लोग पढ़े वो तो इसके रास्ते हाई ही कोर्ट में वो हैं। गुस्सा है आज तो अच्छा हाई कोर्ट जज है एसी और सुप्रीम कोर्ट का सीटें कम हो रही हैं लेकिन अभी 27 अगस्त 2021 को एक एसी जज नियुक्त किया गया है 3 महिलाएं हैं और 24 जज है ओबीसी को तो ये मतलब ना सती मानते हैं ना अभी 27/2021 को नटराज जी एक कोई बात पूछूं हाँ पूछिए। हेलो नटराज जी से पूछना चाह रहा हूँ हाँ पूछिए। हाँ तो जब ये नटराज कई बार डॉक्टर अम्बेडकर को क्या बोलते हो नकल करने वाले अगर है नहीं तो मैंने अपना एक कुंभ यूनिवर्सिटी में मेरा बेटा बिलर का एक लड़का उधर पढ़ कर रहा है ले रहा है तो मैंने कहा भाई इसका उधर तुमको है क्या तो उधर एक है पोस्टर लगा हुआ है बात ही समझे हम। मतलब आवाज आ हाँ है। नटराज जी ने कई बार बोले था ये नकल करे क्या नकल करते हैं? अम्बेडकर ये कब बात बोला? करने ये कहाँ बोला? नहीं बहुत मतलब बोले अभी का तो रुक नहीं पाऊंगा फिलहाल में लेकिन बोले ये इधर इधर सुनो, ये देखो ये फिर क्या कर रही है बेटी? अब ये बेटी दारू के लिए झूठ बोल रहा है। नहीं भाई झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है। अब भाई ये आप वीडियो में एक मिनट राज्य, ये आपको एम कह कि आपने कहा था कि बाबा हम अरे भैया पहली बात तो हमारी टीम बाबा साहब होती नहीं है और इस तरह की बात हम बोलते ही नहीं है।
अब ये तुम जबरदस्ती हिस्ट्री को गलत कराने के लिए अब नटराज जी के हवाले से ये बात कह के हम लोग ये कहते हैं ये बात साहब नकल किया है ऐसा वैसा। भैया हमारी बड़ी खिसी हुई नहीं है, आप खूब खिसी हुई है, या तो आप प्रूफ दीजिए, नहीं प्रूफ दे सके तो बात मत कीजिए।